हमारी कहानी तब शुरू होती है जब उसके पिता ने पूरी क्लास के सामने उसकी गर्लफ्रेंड की पीठ पर हाथ मार दिया था। लड़ने के बजाय मार्कस बस मुड़ा और वहाँ से चला गया, जबकि वो लड़की उसे डरपोक बुलाती रही। वो बस मुस्कुरा दिया। इस चालाक लड़की को लग रहा था कि वे अभी भी उसकी पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं। उस पुरानी जिंदगी में वो क्लास के बुली को पीटने के लिए बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा था। लेकिन उस लड़की ने सबको बताया कि मार्कस ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने तो उस बुली के साथ मिलकर टीचर के सामने उसे फंसा तक दिया था, जिसकी वजह से उसके स्कूल के रिकॉर्ड पर दाग लग गया और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका उसके हाथ से निकल गया। सबसे बेतुकी बात तो ये थी कि स्कूल खत्म होने के बाद उसने सच में उसी बुली को डेट करना शुरू कर दिया और आखिर में उससे शादी कर ली। लेकिन अब जब मार्कस को एक नई जिंदगी मिल चुकी है तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो उसके लिए अपनी इमेज और अपना पूरा फ्यूचर फिर से बर्बाद करे। हम उसे अब टीचर के ऑफिस में पाते हैं, जहाँ वो उनके कोरे झूठ सुन रहा है और उसे ये पूरी सिचुएशन एक मजाक लग रही है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने खुद को सही साबित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार हार गया। तब उसे समझ नहीं आता था कि टीचर उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये पूरी पूछताछ शुरू से ही बस एक दिखावा थी। वो बुली लियो डीन का बेटा था और क्लास के टीचर को अच्छी तरह पता था कि उनका फायदा किस तरफ है। मार्कस के कुछ भी समझाने से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। दूसरी तरफ वालों को कभी सजा नहीं मिलने वाली थी। हालात और खराब तब हुए जब उसकी गर्लफ्रेंड सारा ने उसका साथ देने से मना कर दिया। जैसे ही टीचर मिस्टर मिलर को सारा से वो सच मिल गया जो वो चाहते थे, उन्होंने अनदेखा करते हुए सिर हिलाया और उन दोनों से कहा कि वे जा सकते हैं। ये पहले से फिक्स किया गया गेम था और मार्कस को ये पता था। मिस्टर मिलर फिर मार्कस की तरफ निराशा से मुड़े और पूछा कि इतने अच्छे नंबर लाने वाला स्टूडेंट इतने नाजुक मौके पर ऐसी गलती कैसे कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मार्कस सारा को इतना पसंद करता था तो उसे स्कूल खत्म होने तक का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने मार्कस को लेक्चर दिया कि मारपीट कभी किसी चीज का हल नहीं है और उसे बताया कि उसकी सजा पहले से ही तय है। उसे 1,500 शब्दों का एक अपोलॉजी लेटर लिखना होगा और पूरे स्कूल के सामने डांट खानी पड़ेगी। बड़े एग्जाम में सिर्फ 100 दिन बचे होने के कारण टीचर ने उसे वार्निंग दी कि ऐसी चीजों से अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। लेकिन मार्कस ने बिना किसी भाव के अपने खाली चेहरे के साथ बस जवाब दिया कि वो ये सब करने से मना करता है। मिस्टर मिलर की आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पूछा कि मना करने से मार्कस का क्या मतलब है। वो चिल्लाए कि मार्कस को अपनी गलती का अंदाजा नहीं है और दावा किया कि दूसरे पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेंट न करके उस पर एहसान कर रहे हैं। उन्होंने मार्कस से कहा कि चाहे वो लेटर लिखे या न लिखे, सजा तो मिलकर रहेगी और अगर उसने अपनी गलती नहीं मानी तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उस पल मार्कस एकदम शांत रहा। जैसे ही टीचर ने अपने कंप्यूटर पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड खोला, उन्हें मार्कस की माँ का फोन नंबर मिला और उन्होंने तुरंत कॉल कर दिया। सच कहूँ तो मार्कस को अब इस धमकी की जरा भी परवाह नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने जो दुख झेले थे, जहाँ वो अपने एग्जाम में फेल हो गया था और सच में अपने पेरेंट्स को निराश किया था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। उसने खुद से कहा कि इस बार कोई भी उसका रास्ता नहीं रोकेगा। वो उस चीज के लिए माफी नहीं मांगने वाला था जो उसने की ही नहीं। उसने टीचर की आंखों में देखा और कहा कि वो गलत नहीं है और अंदर ही अंदर टीचर को भी अच्छी तरह पता है कि सच क्या है। उसने उनसे कहा कि जो सजा देनी है दे दो। फिर वो मुड़ा और सीधे ऑफिस से बाहर निकल गया, जो जाहिर है कि काफी हिम्मत वाला कदम था। क्या मजाक है, एक ऐसा आदमी जो पहले ही पूरी जिंदगी जी चुका है, वो एक हाई स्कूल के टीचर से डरने वाला नहीं था। जब से वो अपने आखिरी साल में फिर से वापस आया था, उसने कसम खाई थी कि वो फिर कभी किसी झूठ के आगे सिर नहीं झुकाएगा। उसे अपनी पिछली हार का दर्द याद था और वो अपनी हर एक कामयाबी वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब वो क्लास में लौटा तो वहाँ सब बहुत जोश में थे। उसके खास दोस्त सजा सुनने के लिए उसके आसपास जमा हो गए और मार्कस ने आराम से उन्हें बताया कि स्कूल चाहता है कि वो सबके सामने माफी मांगे। उसने उन्हें बताया कि उसने टीचर से साफ कह दिया है कि वो एक शब्द भी नहीं लिखेगा। वो बैठ गया और अपनी किताबें निकाल ली, अपनी स्टडी पर ध्यान लगाने के लिए तैयार। उसके दोस्त जेक ने उसकी इस बगावत से खुश होकर उसे थम्स अप दिया और पूछा कि टीचर का अगला मूव क्या है। मार्कस ने पूरी बेपरवाही से जवाब दिया कि टीचर उसके पेरेंट्स को बुला रहे हैं। ये सुनकर सारा अचानक नर्वस हो गई। वो जल्दी से आई और मार्कस को खींचकर कॉरिडोर में ले गई। उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि चीजें हाथ से निकलने से पहले बस टीचर की बात मान ले। उसने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी, कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये लॉजिक दिया कि दोनों के बजाय सिर्फ एक को सजा मिलना ज्यादा बेटर है। उसने यहाँ तक पूछने की हिम्मत की कि क्या वो सच में खुश होगा अगर वो भी मुसीबत में पड़ जाए, और बेचारी बनने का पूरा नाटक करने लगी। वो उसे सबके लिए सजा अपने सिर लेने के लिए मनाने की उम्मीद कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था जब वो उसके लिए पूरी तरह पागल था। लेकिन मार्कस एक ही गलती 2 बार नहीं करने वाला था। उसने उससे पूछा कि अगर वो लियो को पसंद नहीं करती तो उसकी मदद क्यों कर रही है। सारा ने बेताबी से समझाया कि वो उसकी मदद नहीं कर रही है, वो बस चीजों को उलझाना नहीं चाहती। उसने उसके लिए वो अपोलॉजी
अपोलॉजी लेटर लिखने का ऑफर भी दिया, अगर वो बस टीचर के सामने अपनी गलती मान ले ताकि ये पूरा मैटर क्लोज हो जाए। ये एक पुराना जाल था, लेकिन मार्कस इसके आर पार देख सकता था। क्या सच में पेरेंट्स को बुलाने तक बात पहुंचनी जरूरी है? सारा ने मार्कस का हाथ पकड़कर मिन्नतें करती आंखों से पूछा। वो बिल्कुल बेचारी लग रही थी जब उसने उससे मदद मांगी। कहा कि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को पता चले, और यहाँ तक कि उसे एक इनाम देने का ऑफर भी किया। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि वो इनाम क्या हो सकता है। सारा ने अपने होंठ काटे और फुसफुसाकर कहा कि चूंकि वो उसे इतना पसंद करता है, इसलिए वो उसे अपने साथ डेट पर जाने का एक मौका देगी। मार्कस को लगभग जोर से हंसी आ गई। उसने उससे कहा कि वो ये मौका किसी और के लिए बचा कर रखे, फिर वापस क्लास की तरफ मुड़ गया। अपनी पिछली जिंदगी में वो अंधा था, लेकिन वो अब ऐसा नहीं रहने वाला था। वैसे भी अगर उसे किसी के पास जाना होता तो वो उसका सच्चा पहला प्यार होती, उसके जैसी चालाक लड़की नहीं। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि इसी वक्त वो दूसरी लड़की शायद अभी भी बगल वाले स्कूल में बुली की जा रही होगी। थोड़ी देर बाद टीचर ने उसे वापस ऑफिस में बुलाया। हम मार्कस को अपनी माँ एलेना को अजीब सी नजरों से देखते हुए पाते हैं। वो जाहिर तौर पर शॉक में थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में फाइट में पड़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि वो हमेशा से एक अच्छे बर्ताव वाला टॉप स्टूडेंट रहा था। मिस्टर मिलर ने मार्कस से कहा कि वो अपनी माँ को खुद सब एक्सप्लेन करे। एलेना ने आह भरी अपने बेटे को ऑफिस के एक शांत कोने में ले जाकर पूछा कि सच में क्या चल रहा है। मार्कस आगे झुका और पूरा सच उनके कान में फुसफुसा दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और उन्हें वो मैसेज दिखाया जो सारा ने उसे उस दिन पहले भेजा था। उसकी माँ सच में हिल गई थी। सच जानकर उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे कि उनके बेटे को फंसाया गया था। एलेना मिस्टर मिलर की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज तीखी थी जब उन्होंने पूछा कि एक छोटी लड़की इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती है। उन्होंने तुरंत फोन टीचर की तरफ बढ़ाया, जोर देते हुए कि उनका बेटा सच कह रहा है। उन्होंने समझाया कि मार्कस इंटरनेट की किसी खबर की वजह से वहां नहीं गया था। वो इसलिए गया क्योंकि इस लड़की ने उसे खास तौर पर बताया था कि उसे तंग किया जा रहा है। मिस्टर मिलर की आंखें शौक से चौड़ी हो गई जब उन्होंने फोन में चैट पढ़ी। जाहिर तौर पर उन्हें ऐसे पक्के सबूत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा सख्त कर लिया। उन्होंने अपने दांत पीसे और माना कि झूठ बोलना गलत था, लेकिन सच ये है कि मार्कस ने किसी को हिट किया था। उन्होंने बताया कि लियो एक एथलीट है और अगर उसकी चोटों का असर उसके आने वाले एग्जाम्स पर पड़ा तो ये एक बहुत बड़ी आफत होगी। फिर मिस्टर मिलर मार्कस को दोबारा लेक्चर देने के लिए मुड़े। उन्होंने कहा कि हालात चाहे जो भी हो, वायलेंस कभी भी सही नहीं है और मार्कस को अपनी गलती सोचने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि वो सारा के झूठ को बाद में देखेंगे, लेकिन जोर दिया कि मार्कस अभी भी गलत है। मार्कस बस हंसा, टीचर की बातों को ताने के रूप में वापस उन्हीं पर दोहराते हुए। ये सच में कमाल था कि एक टीचर सच्चाई को इतनी बेशर्मी से इग्नोर कर सकता था। मार्कस ने पूछा कि क्या वे बस ये दिखावा करने जा रहे हैं कि सच कोई मायने नहीं रखता, और सुझाव दिया कि अगर उसे सजा मिल रही है तो उन तीनों को एक साथ सजा मिलनी चाहिए। सच कहूँ तो उसे अब नतीजों की परवाह नहीं थी। मिस्टर मिलर इस वक्त गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मार्कस की तरफ इशारा करते हुए एलेना से कह रहे थे कि उनके बेटे का एटीट्यूड बहुत खराब है और उसे जरा भी पछतावा नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि 1500 शब्दों का लेटर काफी नहीं है, अब ये 3000 शब्द होंगे और साथ ही पूरे स्कूल के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि मार्कस पछतावे का कोई भी निशान नहीं दिखा रहा है, लेकिन मार्कस बस मुस्कुराया और पलटकर पूछा कि क्या टीचर को पूरा यकीन है कि लियो को सच में सजा मिलेगी। उसने मिस्टर मिलर की आंखों में देखा और पूछा कि क्या वो सच में फील करते हैं कि वो एक टीचर बनने के लायक है। इस वजह से वो आदमी गुस्से में अपनी जगह से उछल पड़ा। वो चिल्लाया कि मार्कस अब अपने सीनियर्स की बेइज्जती कर रहा है और एलेना से कहा कि वो अब इसे संभालने की कोशिश करके थक चुके हैं। उसने मैटर को सीधे डीन के ऑफिस ले जाने का डिसीजन लिया। मार्कस ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि इसका क्या फायदा जब सबको पता है कि लियो डीन का बेटा है। उसने एक साफ सी बात कही, डीन अपने बेटे को कभी कोई असली सजा नहीं भुगतने देंगे। इस बात ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। आधे घंटे बाद डीन के ऑफिस में डीन लुइस एक सख्त चेहरे के साथ बैठे थे। दावा कर रहे थे कि उन्होंने स्टाफ रूम में उसके बदतमीज बर्ताव के बारे में पहले ही सुन लिया है। उन्होंने एलेना से कहा कि वे अब सही या गलत पर बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बेटे के अपने टीचर्स के प्रति खराब रवैये पर बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मिस्टर मिलर इतने स्ट्रेस में है कि उनके दिल पर असर पड़ रहा है। उन्होंने फिर इस बात पर बुरा मानने का नाटक किया कि वो अपने बेटे को इंसाफ से बचाएंगे। डीन ने दावा किया कि वो अपने बेटे को घर पर उतनी ही कड़ी सजा देंगे, लेकिन जोर दिया कि मार्कस को टीचर से माफी मांगनी होगी और स्कूल के सामने अपना 3000 शब्दों का लेटर पढ़ना होगा। उन्होंने सिचुएशन को बहुत खराब बताया और सुझाव दिया कि अगर मार्कस अपने तरीके नहीं बदल सकता तो स्कूल उसे नहीं रख सकता। स्कूल से निकाले जाने की धमकी सुनकर एलेना का दिल बैठ गया। उन्होंने बेताबी से पूछा कि क्या डीन सच में उनके बेटे को उसके आखिरी साल में निकालने के बारे में सीरियस है। डीन लुइस बस वही बैठे कंप्लेंट करते रहे कि जो स्टूडेंट अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करता वो ऐसा स्टूडेंट है जिसे वे पता ही नहीं सकते। उन्होंने दावा किया कि अगर वो इतना जिद्दी बना रहा तो वे उसकी मदद करने में पूरी तरह बेबस है। एलेना ने समझाने की कोशिश
की कि उनका बेटा बस थोड़ा अड़ियल है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करती, मार्कस ने उन्हें एक शांत साफ आवाज में बीच में ही रोक दिया, जिसने कमरे में मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि ये कोई बिग डील नहीं है और अगर यहाँ उनका वेलकम नहीं है तो वो बस बगल वाले हाई स्कूल में अपना ट्रांसफर करा लेगा। डीन लुइस गुस्से से लगभग लाल हो गए थे। मार्कस की तरफ कांपती उंगली दिखाते हुए एलेना से कह रहे थे कि ये उनके बेटे का बिल्कुल लास्ट चांस है। उन्होंने उसे अल्टीमेटम दिया, या तो मार्कस लेटर लिखे और अपनी गलतियां माने या वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दे। मार्कस बस मुस्कुराया। वो इस भेदभाव वाली जगह को पीछे छोड़ने के लिए बहुत खुश था। जब ये खबर उसकी क्लास में पहुंची तो उसके साथी हैरान रह गए, सोच रहे थे कि वो अब बड़े एग्जाम को कैसे संभालेगा। मार्कस के कई खास दोस्त उसे मनाने के लिए दौड़े, उसे याद दिलाया कि कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम जिंदगी बदल देने वाला पल होता है। उसके क्लास टीचर ने अभी उससे कहा था कि अगर उसने 3000 शब्दों का लेटर लिखा तो चीजें बदल सकती है। टीचर ने सुझाव दिया कि अगर उसने उनका साथ दिया तो सारा के खिलाफ होने वाले एक्शन पर फिर से विचार किया जा सकता है। सारा के दोस्तों ने भी बीच में कूदते हुए दावा किया कि टीचर तो अब गुस्से में भी नहीं थे, जब तक कि मार्कस ने बहस शुरू नहीं कर दी और अब सारा को भी सजा मिल रही है। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब खुश है कि सारा रो रही है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। उनमें से एक ने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या वो आदमी भी है जो एक लड़की को इस तरह रोने दे रहा है। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि वाइस प्रिंसिपल मिलर ने 2 बार खांसा और मार्कस को बाहर आने के लिए कहा। दूसरे स्टूडेंट्स ने अजीब नजरों के साथ देखा जब हम मार्कस को अकेले में बात करने के लिए कॉरिडोर में जाते हुए देखते हैं। उसे एक नॉर्मल बातचीत की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसे जुबानी हमले का सामना करना पड़ा। बताया गया कि भले ही कोई टीचर उसके साथ गलत करे, उसे पलटकर जवाब देने का कोई राइट नहीं है। वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसके अच्छे ग्रेड्स उसे खास बनाते हैं। फिर वो भड़के कि स्कूल को उसके जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है और अगर वो स्टडी नहीं करना चाहता तो उसे बस चले जाना चाहिए। मार्कस ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, जिसने वाइस प्रिंसिपल को पूरी तरह शॉक में हाफने पर मजबूर कर दिया। सच कहूं तो उनका सामना कभी ऐसे जिद्दी स्टूडेंट से नहीं हुआ था। गुस्से के एक दौरे में उस आदमी ने उससे कहा कि वो बस स्कूल से ड्रॉप आउट कर ले। फिर उसी पल सारा के पेरेंट्स आखिरकार आ गए, लेकिन अपनी बेटी को डांटने के बजाय उन्होंने तुरंत उसे इस सिचुएशन से दूर करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने मार्कस की तरफ पूरी नफरत के साथ उंगली दिखाई। उन्होंने उसे एक मामूली इंसान कहा और अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। यहाँ तक कि ये सजेस्ट किया कि उसे किसी और स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो सारा को फिर तंग न करे। मार्कस की माँ एलेना गुस्से से उबल रही थी और पलटकर जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन मार्कस ने एक चौंकाने वाले ऐलान के साथ उन्हें रोक दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो ड्रॉप आउट कर रहा है और उसके चले जाने के बाद ही उसके ग्रेड्स और अच्छे होंगे। पास ही फिजिक्स की टीचर मिसेस गेबल ने आह भरी, बताया कि उन्होंने उसे अगले महीने के फिजिक्स कंपटीशन के लिए भेजने का सोचा था। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने समझाया कि अच्छे नंबर उसे उसके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट दिला सकते हैं, लेकिन चूंकि हर क्लास से सिर्फ एक ही स्पॉट था, इसलिए ये किसी और को देना पड़ेगा। सारा की माँ ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि क्या सारा वो स्पॉट ले सकती है। मिसेस गेबल ने एक अजीब सी स्माइल दी और कहा कि सारा के फिजिक्स के ग्रेड्स खैर बस ठीक ठाक ही है। 2 दिन बाद मार्कस अपने स्कूल छोड़ने वाले पेपर्स लेकर अपने क्लास के टीचर के ऑफिस में गया। मिस्टर मिलर अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे ताना मारे बिना नहीं रह सके। टीचर ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा, खासकर इसलिए क्योंकि वो मार्कस को केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी साइन अप करने का सोच रहे थे। मार्कस ने उनकी तरफ बेपरवाही से देखा और कहा कि अगर टीचर अब माफी मांग ले तो वो रुकने के बारे में सोच सकता है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो अवार्ड जीत गया तो टीचर उस पर अपना नाम डाल सकते हैं। मिस्टर मिलर का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उन्होंने तुरंत पेपर्स पर अपने साइन किए और मार्कस से कहा कि वो उन्हें डीन और फिर प्रिंसिपल के पास ले जाए। वो बस उसे वहाँ से बाहर देखना चाहते थे। कुछ पलों बाद मार्कस मेन ऑफिस पहुंचा। वहाँ बैठे इंसान ने ऊपर देखा और पूछा, स्कूल छोड़ रहे हो हैं? मार्कस ने प्रिंसिपल लुइस को ग्रीट किया और अपने विड्रॉल फॉर्म पर सिग्नेचर के लिए कहा। प्रिंसिपल ने छोड़ने का कारण पढ़कर त्योरियां चढ़ाई। इंग्लिश टीचर के साथ झगड़ा, स्टडी आगे जारी रखने में असमर्थ, ये कम से कम कहने के लिए एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था। प्रिंसिपल ने कहा कि वो पक्का वही स्टूडेंट है जो टीचर्स को पलटकर जवाब देता है और कहा कि एक टॉप स्टूडेंट का इस तरह जाना एक शर्म की बात है। हालांकि उन्हें लगा कि जो स्टूडेंट फाइट्स में पड़ता है और सीनियर्स की इज्जत नहीं करता उसे आसपास नहीं रखा जा सकता। मार्कस के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई क्योंकि अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने बताया कि उसने सुना है कि स्कूल एक बड़े मॉडल स्कूल स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहा है और सजेस्ट किया कि अगर उन्हें इसे पाने के लिए उसकी मदद चाहिए तो टीचर्स को पहले उससे माफी मांगनी होगी। प्रिंसिपल लुइस ने अपनी आंखें घुमाई। एक स्टूडेंट की ऐसी डिमांड्स और एटीट्यूड देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसी इज्जत की कमी नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पेपर्स पर साइन कर दिए और स्कूल छोड़ने की मंजूरी दे दी। मार्कस फिर अपनी चीजें पैक करने के लिए क्लासरूम की तरफ गया। उसके साथ बैठने वाले लियो ने आह भरी
और दुख जताया कि उसकी लाइफ अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब उसके पास किसी का होमवर्क कॉपी करने के लिए नहीं होगा। मार्कस हंसा और उससे कहा कि उसे सच में एक बार खुद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लियो ने बस मजाक किया कि वो पहले ही बहुत पढ़ चुका है। हमें पता चला कि अपनी पिछली लाइफ में लियो मार्कस के चंद सच्चे दोस्तों में से एक था। वे मार्कस के एग्जाम्स में फेल होने के बाद एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। असल में लियो ने ही उसे आखिरकार सारा के धोखों के बारे में सच बताया था। हमें पता चला कि सारा और वो एथलीट रयान एक दूसरे को डेट करने लगे और ग्रेजुएशन के कुछ ही समय बाद अपनी शादी अनाउंस कर दी। मार्कस इकलौता बेवकूफ था जो उसे अटेंड करने गया था। एक ऐसी मेमोरी जो अब बहुत हंसाने वाली लगती है। इस बीच लियो ने सारा की तरफ देखा और फुसफुसाया कि उसकी माँ क्लास में सबको बता रही है कि मार्कस पर एक नजर रखें ताकि वो उनकी बेटी को फिर तंग न करे। मार्कस बस हंसा, कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जा रहा है। जब फाइनल बेल बजी, मार्कस ने स्कूल को हमेशा के लिए गुड बाय कहने के लिए अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, सारा ने उसे हिचकिचाते हुए पुकारा, दावा करते हुए कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। वो ऐसी लग रही थी जैसे अब जब वो सच में स्कूल छोड़ रहा है तो उसका ज़मीर आखिरकार उसे कचोट रहा है। मार्कस पीछे मुड़ा, उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैंक था और उससे कहा कि उसके झूठ ने उसे सच में निराश किया है। सारा विक्टिम बनने का ड्रामा करते हुए रोने लगी। ये जोर देने लगी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। उसकी तरफ देखते हुए मार्कस को अपनी पुरानी फीलिंग्स जरा भी महसूस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी सफाई बस उसके असली कैरेक्टर को छुपाने का एक कवर थी। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया कि वो और रयान एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। वो वहां से चला गया, आखिरकार उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल दिया जो उसने 2 जन्मों से अपने अंदर दबा रखी थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने उनकी शादी में भी हजारों बार ये शब्द कहने का सपना देखा था। सच कहूँ तो फिर से नई लाइफ मिलना बहुत आजादी वाला फील कराता है। उसे अब घुट-घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं थी। घर लौटने पर सबसे पहली चीज जो उसने की वो था अपना कंप्यूटर खोलना और अपनी फेमस वेब नोवेल को ढूंढने के लिए स्कूल के फोरम में लॉग इन करना। उसने पोस्ट किया कि अपनी कुछ पर्सनल वजहों से वो स्कूल छोड़ रहा है और उसे अपनी स्टोरी अपडेट करना रोकना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से वो ये स्टोरी बस ये देखने के लिए लिख रहा था कि उसमें कोई टैलेंट है या नहीं, लेकिन उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में उम्मीद से काफी जल्दी हो गया था। क्योंकि वो जा रहा था, यहाँ आगे कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने रीडर से एक फॉर्मल अपोलॉजी मांगी और लगभग तुरंत ही फैंस की एक बाढ़ उससे न रुकने की रिक्वेस्ट करने लगी। कमेंट्स देखकर वो खुद से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसमें सच में स्टोरी टेलिंग का थोड़ा टैलेंट था। सोमवार तक मार्कस ने शहर के 2nd रैंक वाले हाई स्कूल में सक्सेसफुली ट्रांसफर ले लिया था। हालांकि यहाँ की फैसिलिटीज उसके पुराने स्कूल जैसी ही थी, लेकिन ग्रेजुएशन रेट्स थोड़े कम थे। जब वे ड्राइव करके जा रहे थे, उसके पिता ने एक सख्त चेहरा रखा। मार्कस द्वारा खड़ी की गई मुसीबत के बारे में कंप्लेंट करते रहे और ये कि वो कितना लकी था कि इस स्कूल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही वे पहुंच गए और क्योंकि मार्कस के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, पेपर वर्क तुरंत खत्म हो गया। उसे क्लास 4 में भेजा गया जो टॉप साइंस सेक्शन था, जिसे मिस टर्नर नाम की इंग्लिश टीचर लीड कर रही थी। डीन द्वारा मिस टर्नर को मार्कस और उसकी शानदार हिस्ट्री के बारे में बताने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर चला गया। लेकिन मार्कस की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। उसने माया नाम की एक लड़की के बगल में बैठने के लिए पूछा। मिस टर्नर सरप्राइज थी और उन्होंने पूछा कि क्या वो उसे जानता है। उसने दावा किया कि वो एक पुरानी क्लास में थी और एक स्माइल के साथ टीचर एग्री कर गई। जब वे रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने मैथ टीचर को अंदर एक टेस्ट लेते हुए पाया। मिस टर्नर ने पोलाइटली सिर हिलाया और मार्कस को क्लास के आगे ले गई। वो स्टूडेंट्स को देखकर मुस्कुराई और अनाउंस किया कि उनके पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। मार्कस को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। मार्कस सीधा खड़ा हुआ और क्लास को बताया कि उसका नाम मार्कस है। दावा किया कि उसके ग्रेड्स एवरेज है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वो कभी भी फाइट स्टार्ट नहीं करता। मिस टर्नर उसकी इस हिम्मत भरी तानेबाजी पर लगभग जोर से हंस पड़ी। उन्होंने क्लास से कहा कि वो उन्हें ज्वाइन करेगा और उसे माया के बगल वाली सीट की तरफ पॉइंट किया। एक शांत लेकिन चश्मा पहने हुए लड़की ने थोड़ा ऊपर देखा। ये सच में मार्कस की उससे पहली मुलाकात थी और वो बता सकता था कि वो बहुत ज्यादा शर्मीली थी। वो उस तरह की लड़की लग रही थी जो क्लास में इनविजिबल रहती है और शायद बुलीज का एक टारगेट भी। किसी भी नॉर्मल स्कूल सेटिंग में उसकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं होती। हालांकि मार्कस जानता था कि ग्रेजुएशन के बाद मिया की रेपुटेशन आसमान छू लेगी। वो चल कर गया और उसके बगल वाली डेस्क पर बैठ गया। मैथ टीचर ने उसे भी टेस्ट का एक पेपर थमा दिया। उसे इसे ट्राई करने के लिए कहा ताकि वे कल इस पर बात कर सकें। मार्कस ने तमीज से सिर हिलाया, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही बेल बजी, मार्कस किसी जू के जानवर की तरह मेन अट्रैक्शन बन गया। आसपास की क्लासेस के स्टूडेंट्स भी कॉरिडोर में जमा हो गए, नए लड़के की तरफ पॉइंट करते और फुसफुसाते हुए। खबर तेजी से फैल गई थी। वे फुसफुसा रहे थे कि वो वही लड़का है जिसने एक स्टार एथलीट से फाइट की, अपने टीचर्स को पलटकर जवाब दिया और उसे शहर के टॉप स्कूल से ड्रॉप आउट करने के लिए फोर्स किया गया। कम से कम कहने के लिए एक बहुत ड्रामेटिक स्टार्ट। लेकिन सारा वाली फाइट के शामिल होने की वजह से मार्कस के नाम के साथ अभी भी एक होपलेस रोमांटिक की रेपुटेशन जुड़ी हुई थी। तभी फिजिक्स क्लास का लीडर एरिक उसे ग्रीट करने आया। इस बात से इम्प्रेस था कि मार्कस में टॉप स्कूल से निकाले जाने की हिम्मत थी। एक काफी सुंदर लड़की ठीक पीछे आ रही थी। सोफी हंसी। एरिक से कहा कि मार्कस ने एक स्टार एथलीट से फाइट की जो एक स्कूल ब्यूटी के चक्कर में टीचर
मैनेजर का बेटा था। वो फिर मार्कस की तरफ मुड़ी, बताया कि वो सच में सारा को पर्सनली जानती है। हम मार्कस को अपनी नई क्लासमेट को सरप्राइज में देखते हुए पाते हैं। उसने पूछा कि वो उसे कैसे जानती है और सोफी ने एक्सप्लेन किया कि वे बचपन के स्कूल के क्लासमेट्स थे। मार्कस ने अपने होंठ सिकोड़े, ये रियलाइज करते हुए कि उसका फ्रेश स्टार्ट पहले ही खराब हो चुका है। उसने अपनी सीट पर ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसका पास्ट एक्सपोज हो गया। सोफी ने उसकी तरफ मजाक में आंख मारी। उसने अचानक पूछा कि क्या वो सारा को भूलना चाहता है और इसके बजाय उसे डेट करना ट्राई करना चाहता है। आसपास के स्टूडेंट्स जोर से हंस पड़े। उसे रिमाइंड कराया कि उसके पास पहले से ही जस्टिन नाम का एक चाहने वाला है। सोफी ने पलटकर जवाब दिया कि उसने जस्टिन को कभी यस नहीं कहा और वैसे भी उसे टॉप स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। उसने कहा कि शहर के टॉप स्कूल का 10वें नंबर का स्टूडेंट यहाँ इजीली टॉप 3 में रैंक करेगा। सच कहूँ तो उसे वो काफी मजेदार लगा, ये क्लेम करते हुए कि उसके ग्रेड्स एवरेज है और वो अपनी हिस्ट्री के बावजूद कभी नहीं लड़ा। सोफी उसे एक उम्मीद भरी नजर के साथ देखती रही। उसने यहाँ तक सजेस्ट किया कि वो उसके पीछे आ सकती है क्योंकि वो बिल्कुल उसका टाइप है। सारा के उलट उसने दावा किया कि अगर कोई उसके लिए फाइट करता तो वो इमोशनल होकर रोने लगती। मार्कस ने सोफी को ध्यान से देखा। स्कूल के हिसाब से वो पक्का एक ब्यूटी थी जो टाइम के साथ और भी ज्यादा स्टनिंग होती जाएगी। कुछ सालों में वो पक्का किसी भी कॉलेज कैंपस की शान होगी। हालांकि एक ठंडी आवाज अचानक हवा में गूंजी। मार्कस को बस एक मामूली इंसान कहा जो एक ऐसी लड़की के लिए स्कूल से निकाल दिया गया जो उसे लाइक भी नहीं करती थी। ये एक हार्श, बेकार का कमेंट था। जस्टिन ने मार्कस को एक वार्निंग लुक दिया। उससे कहा कि सोफी से दूर रहे इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बाहर निकले। अपनी पिछली जिंदगी में मार्कस इस टिपिकल टफ गाय वाले बर्ताव से डर गया होता, लेकिन अब ऐसी अकड़ देखकर बस बहुत बेतुकी और मजेदार लग रही थी। सच कहूँ तो हाई स्कूल के वो कूल बॉयज ग्रेजुएशन के बाद यूजुअली काफी नॉर्मल बन जाते हैं। मार्कस को थ्रेड्स की परवाह नहीं थी। उसका फोकस पहले ही अपनी शांत, प्यारी और फ्यूचर बिलियनर सीटमेट मिया की तरफ वापस जा रहा था। उसने इस पूरे ड्रामे को पूरी तरह इग्नोर करने का डिसाइड किया। डेस्क पर अपना सिर टिकाते हुए वो माया की तरफ मुड़ा और झिझकते हुए पूछा कि क्या वो भी शायद जानती है कि वो कौन है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा लगा जैसे इसने उसे चौंका दिया। माया एक पल के लिए जम गई, इससे पहले कि वो स्लोली अपना सिर ना में हिलाए। मार्कस मुस्कुराया, सजेस्ट किया कि वे एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ फ्रेश स्टार्ट करें। माया ने नए आए स्टूडेंट को नर्वसली देखा। उसकी आंखें डोर की तरफ जा रही थी जहां से जस्टिन अभी एग्जिट हुआ था। उसने चुपचाप पूछा कि क्या उसे फाइट करना आता है। जब मार्कस ने क्लेम किया कि वो नहीं जानता और रूमर्स रॉन्ग थी, तो उसने उससे कहा कि वो बचकर रहे। जब उसने पूछा क्यों, तो मिया ने एडमिट किया कि वो वरीड थी क्योंकि जस्टिन पक्का उसके साथ फाइट पिक करने की ट्राई करेगा। मार्कस समझ गया कि उसका मतलब उस बॉय से था जिसने अभी उसे धमकी दी थी। मिया ने उसे ईमानदारी से वार्निंग दी कि जस्टिन सोफी के लिए पागल है। मार्कस हालांकि बेपरवाह रहा। कैजुअली टॉपिक बदलते हुए मिया से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस अचानक सवाल ने मिया को स्पीचलेस कर दिया और वो शॉक में घूरती रह गई। जब उसने ना में सिर हिलाया तो मार्कस की आंखें चमक उठीं और उसने बोल्डली पूछा कि क्या वो उसके साथ रहना पसंद करेगी। डरी हुई और बुरी तरह शर्माते हुए मिया हकलाने लगी कि उसे टीचर से मैथ का एक प्रॉब्लम पूछना है। उसने एक वर्कशीट उठाई और रूम से भाग गई। उसके शर्मीले नेचर को देखते हुए उसे पक्का कभी इतने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया गया होगा और मार्कस को रियलाइज हुआ कि उसने शायद उसे डरा कर आधा मार ही दिया था। और फिर भी वो इस न्यू लाइफ का बेताबी से इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस स्कूल में लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिया घंटी बजने तक वापस नहीं आई और तब भी उसने अपना सिर नीचे रखा, अपने पेपर्स को कसकर पकड़े हुए। जब वो जल्दी से अपनी सीट पर वापस गई, वो जाहिर तौर पर इतनी शर्मीली थी कि अभी जो हुआ उसे हैंडल नहीं कर सकती थी। जल्द ही इंग्लिश की टीचर मिस टर्नर एक सख्त चेहरे के साथ रूम में एंटर हुई। उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने लोगों को न्यू स्टूडेंट के बारे में गॉसिप करते सुना है। उन्होंने क्लियर किया कि उसके पास्ट की परवाह किए बिना मार्कस अब उनकी क्लास का मेंबर है। उन्होंने उन्हें अपने क्लासमेट्स के पीठ पीछे न बोलने की वार्निंग दी, इससे पहले कि दिन के लिए पढ़ने वाले कागज बांटे। साफ था कि मिस टर्नर ने अफवाहें सुन ली थी और अपने नए स्टूडेंट को गिद्धों से प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही थी। जैसे ही लेसन स्टार्ट हुआ, मार्कस को एक सुखद खोज हुई। उसका इंग्लिश लेवल एक टिपिकल हाई स्कूलर के लेवल को पूरी तरह क्रश कर रहा था। हालांकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की थी। उसने इवेंचुअली कॉलेज में हाई लेवल इंग्लिश एग्जाम्स पास कर लिए थे। उसकी वोकेबुलरी एक अंदर लेवल पर थी, चाहे वो ग्रामर हो, राइटिंग हो या रीडिंग। वो अपने साथियों से बहुत आगे था। उसने पूरा पेपर आसानी से सॉल्व कर लिया, बस एक सिंगल क्वेश्चन मिस हुआ। ये उस कमजोर स्टूडेंट से बहुत अलग था जो वो अपनी फर्स्ट लाइफ में था। अपनी पास्ट लाइफ में मार्कस ने खराब परफॉर्म किया था। इंग्लिश में सिर्फ 112 स्कोर किया था जब वो यूजुअली 125 लाता था, लेकिन इस बार उसे एक पूरा
पूरा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि वो इजीली 140 पार कर सकता है। आखिर उसके पास दो बड़े फायदे थे। पहला, उसने एग्जाम्स के लिए एडवांस वोकेबुलरी याद करने में कॉलेज में सालों बिताए थे। दूसरा, उसे एक्चुअली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस याद थे। तभी मिस टर्नर, इंग्लिश टीचर, ने सबके आंसर्स चेक करने के लिए ध्यान मांगा। उन्होंने उन लोगों से हाथ उठाने को कहा जिनके 25 सवालों में से 5 या उससे कम गलतियां थी। हम देखते हैं कि 48 में से लगभग 8 स्टूडेंट्स ने अपने हाथ उठाए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ का लेवल सिटी के टॉप स्कूल से इतना पीछे नहीं था। जब उन्होंने 4 या उससे कम गलतियों वालों के लिए पूछा तो 3 हाथ नीचे गिर गए, बस 5 बचे। ये क्लास के टॉपर्स थे। मार्कस की हैरानी के लिए सोफी, वो लड़की जिसने अभी उसके साथ फ्लर्ट किया था, उन लोगों में थी जो अभी भी अपना हाथ उठाए हुए थी। पता चला कि उसकी इंग्लिश सच में काफी इंप्रेसिव थी। जब टीचर ने इसे 3 गलतियों तक कम किया तो सिर्फ 1 हाथ बचा। मिस टर्नर मुस्कुराई और सोफी से पूछा कि उसकी कितनी गलतियां थी। सोफी ने गर्व से जवाब दिया कि उसके केवल 2 गलत हुए हैं। मिस टर्नर ने मंजूरी में सिर हिलाया, ये नोट करते हुए कि टेस्ट काफी डिफिकल्ट था क्योंकि इसे एक्चुअली पुराने एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन से बनाया गया था। अचानक उन्होंने अपनी उत्सुक नजर मार्कस की तरफ घुमाई, पूछते हुए कि उसका कैसा रहा, ये मानते हुए कि उसके जैसा टॉप स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। रूम की हर आंख उसकी तरफ मुड़ गई, उसके आंसर का वेट करते हुए। एक न्यू ट्रांसफर के तौर पर कम मशहूर रहना बेहतर समझते हुए मार्कस ने बेपरवाही से दावा किया कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और काफी गलतियां की है। सच कहूँ तो वो बस तमीज दिखा रहा था। मिस टर्नर ने उसे परेशान न होने को कहा और सजेस्ट किया कि वो अपनी साथ बैठने वाली माया से मदद ले क्योंकि उसकी इंग्लिश एक्सीलेंट थी। मार्कस की आंखें चमक उठी जब वो पूरे जोश के साथ मान गया। माया हालांकि डरी हुई लग रही थी, हकलाने लगी कि वो दूसरों को पढ़ाने में बहुत अच्छी नहीं है। सोफी तुरंत बीच में बोली, मदद की पेशकश की क्योंकि वो इंग्लिश क्लास की प्रतिनिधि थी। उसने मार्कस की तरफ मजाक में आंख मारी, लेकिन मार्कस बस मुस्कुराया और तमीज से मना कर दिया, जोर देते हुए कि माया का उसे पढ़ाना काफी से ज्यादा होगा। उस पल जस्टिन अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और जोर से हंसा। उसने मार्कस का मजाक उड़ाया, कहते हुए कि 5 क्वेश्चन मिस करना किसी टॉप स्टूडेंट की पहचान नहीं है। उसने खुले तौर पर पूछा कि क्या सिटी के टॉप स्कूल की रेपुटेशन बस एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात थी। सोफी ने जस्टिन की नए लड़के को निशाना बनाने की साफ कोशिश पर अपनी आंखें घुमाई। उसने पॉइंट आउट किया कि मार्कस दूसरे सब्जेक्ट्स में आगे हो सकता है, भले ही इंग्लिश उसकी सबसे मजबूत कड़ी न हो। मिस टर्नर ने क्लास को शांत करने के लिए बीच में बोला, उन्हें याद दिलाया कि उनका स्कूल भी किसी भी दूसरे स्कूल जितना ही काबिल है। उन्होंने फिर आने वाले इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बताया जिसके लिए क्लास से 3 जगह खाली थी। ये खास मुकाबला पूरे इलाके में था और इसमें शब्दों के ज्ञान की जरूरत थी जो आम स्कूल के स्तर से बहुत ऊपर था। ये सच में लगन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज था। विनर्स के लिए सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम भी थे और स्कूल के लिए जो इज्जत मिलेगी वो तो अलग ही थी। ये सुनकर मार्कस ने दिलचस्पी महसूस की। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और ऐलान किया कि वो नाम लिखवाना चाहता है। जस्टिन एक और ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया, पूछते हुए कि जो अपने ही क्लास के साथियों को नहीं हरा सकता वो पूरे इलाके के साथ मुकाबला करने की उम्मीद कैसे करता है। उसने दलील दी कि मार्कस को जगह देना नाइंसाफी होगी। मार्कस बस मुस्कुराया, जस्टिन से पूछते हुए कि उसे इतना निशाना क्यों महसूस हो रहा है। जस्टिन और अड़ गया, दावा करते हुए कि वो बस चाहता है कि बेस्ट स्टूडेंट स्कूल की पहचान बने। मिस टर्नर ने फैसला किया कि वे पहले देखेंगे कि कितने लोग नाम लिखवाते हैं। अगर 3 से ज्यादा हुए तो वे फैसला करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, मिस टर्नर मार्कस की डेस्क पर आई। वो उसका असली लेवल समझने के लिए उसकी कॉपी खुद देखना चाहती थी ताकि वो उसे बेहतर बनाने में मदद कर सके। ये एक प्यारी बात थी, हालांकि इस मामले में शायद इसकी जरूरत नहीं थी। मार्कस ने इसे कॉन्फिडेंस के साथ थमा दिया, उन्हें बताते हुए कि पक्का करें कि उसे स्पीकिंग कंपटीशन के लिए चुना जाए क्योंकि वो बहुत मजबूत है। मिस टर्नर ने एक ऐसी मुस्कान दी जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके कागज पर नजर डाली वो पूरी तरह हैरानी में जम गई। पूरा काम बिल्कुल सही था सिवाय एक सवाल के। उन्होंने उलझन में उसकी तरफ देखा, पूछते हुए कि उसने क्यों कहा कि उसने खराब किया जब उसका सिर्फ एक गलत था। क्लास में सन्नाटा छा गया क्योंकि सब मार्कस को हैरानी से घूर रहे थे। मार्कस ने पूरी सच्चाई के साथ आह भरी, समझाया कि उसके लिए एक भी सवाल गलत होना एक नाकामी है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। क्लास में फुसफुसाहटों की बाढ़ आ गई, यहाँ तक कि सोफी भी प्रभावित हुई, ये महसूस करते हुए कि वो सच में एक ऊंचे स्तर का स्टूडेंट था। जस्टिन का चेहरा सिकुड़ गया जब उसने अपने गंदे कागज को गुस्से से देखा, मार्कस के दिखावा करने के बारे में बुदबुदाते हुए। मिस टर्नर मार्कस के इस ड्रामे वाले लेवल पर हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसे इसे जारी रखने के लिए बढ़ावा दिया। जैसे ही मिस टर्नर ने कागज देखा, उनका दिल आखिरकार शांत हो गया। ऑफिस वालों ने मार्कस को एक टॉप टियर स्टूडेंट बताया था और हालांकि उन्हें थोड़ी फिक्र थी कि इंग्लिश उसकी कमजोरी हो सकती है, अब ये साफ था कि वो बहुत ही कमाल का है। कम से कम उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मार्कस ने अपना कागज अंदर रखा, उसने अपने पीछे एक लड़की को एक वेब नोवेल के बारे में शिकायत करते सुना जो अचानक अपडेट होना बंद हो गया था। वही नोवेल जो सोफी ने दूसरे स्कूल के फोरम से पढ़ने की सलाह दी थी। सोफी के आसपास
एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई इस रुकावट पर बात करने के लिए, और मियाँ भी खबर चेक करने के लिए अपना फोन निकालने से खुद को रोक नहीं सकी। उत्सुक होकर मार्कस ने पूछा कि क्या वो भी इसे पढ़ती है, और मियाँ ने अपने होंठ काटते हुए शर्माकर सावधानी से हाँ में सिर हिलाया। उनके सामने बैठा एक स्टूडेंट, जस्टिन का दोस्त लियो, सुन लिया और नए आए स्टूडेंट की तरफ मुड़ा। उसने मार्कस से पूछा कि शहर के टॉप स्कूल से आने के नाते क्या वो शायद जानता है कि वो रहस्यमयी ऑथर कौन था। मार्कस को सच में हैरानी हुई कि हर कोई इसे पढ़ रहा था। माया ने फुसफुसाकर बताया कि उनके टीचर मिस्टर मिलर ने ही सच में कुछ दिनों पहले क्लास से इसकी पहचान कराई थी। एक लेक्चर के दौरान लियो ने समझाया कि टीचर ने शहर के स्कूल के फोरम पर एक खास तौर पर मजेदार कहानी का जिक्र किया था, और इसे चेक करने के बाद पूरी क्लास को इसकी लत लग गई। ऐसा लग रहा था कि मार्कस का पुराना स्कूल छुपे हुए हुनरों से भरा था। अब सब समझ में आ गया। रीडर्स में अचानक आई ये बाढ़ एक टीचर की सलाह की वजह से थी। मार्कस मन ही मन मुस्कुराया, सोचा कि उसे अगली क्लास के दौरान मिस्टर मिलर की राय लेनी चाहिए। अगर ये काफी अच्छा हुआ तो वो इसे प्रोफेशनली पब्लिश करवाने की कोशिश भी कर सकता है। अचानक सोफी ने जोर से आवाज दी, पूछा कि क्या मार्कस ऑथर को पर्सनली जानता है। कमरे की हर आंख उस पर टिक गई, ये मानते हुए कि उसके जैसा टॉप 10 स्टूडेंट पक्का खबर में होगा। मार्कस बस मुस्कुराया और कहा कि हाँ, वो उसे जानता है। क्लास में उत्साह फैल गया और स्टूडेंट दावा करने लगे कि कहानी इतनी अच्छी है कि इस पर टीवी शो बन सकता है। मार्कस ने इसे शांत रखा, उनसे कहा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वादा किया कि वो ऑथर से पूछेगा कि अपडेट कब फिर से शुरू होंगे। चाहने वालों की इस भीड़ का सामना करते हुए उसने पहली बार एक ऑथर होने का असली जादू महसूस किया। उसने अपनी शांत अमीर साथ बैठने वाली माया की तरफ देखा, जो उसे एक उत्सुक बच्चे की तरह देख रही थी, और वादा किया कि उन्हें वो जवाब दिलाएगा जो वे चाहते थे। खबर मिलते ही भीड़ आखिरकार सुकून की सांस लेकर बिखर गई। ठीक तभी जब घंटी बजी। अगली पढ़ाई चीनी भाषा की थी और टीचर मिस्टर मिलर कमरे में आते ही तुरंत पूछने लगे कि नया स्टूडेंट कहाँ है। मार्कस ने अपना हाथ उठाया और मिस्टर मिलर ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि उन्हें ऊंचे नंबरों में मार्कस का नाम याद है। हालांकि उन्होंने इशारा किया कि चीनी भाषा उसका सबसे कमजोर सब्जेक्ट लग रहा था। मार्कस ने माना कि पुराने जमाने की लिखावट और पढ़ने की समझ उसकी कमजोरियां थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसका चीनी भाषा का स्कोर मामूली 114 रहा था, तब भी जब बाकी सब कुछ बिल्कुल सही गया था। जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई, मार्कस आगे झुका और मियाँ से फुसफुसाकर कहा कि उसकी लिखावट बहुत सुंदर, शानदार और साफ है, बिल्कुल उसकी तरह। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो बिना चश्मे के और भी कमाल की लगेगी। माया, जिसे लड़कों के फ्लर्ट करने का कोई तजुर्बा नहीं था, बस अपने होंठ काट कर रह गई और अपना सिर झुकाए रही, ऐसा नाटक करते हुए जैसे उसने एक भी शब्द नहीं सुना जो उसने कहा। उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए देखकर मार्कस उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और अपना अगला चैप्टर लिखने लगा। जब घंटी आखिरकार बजी, मिस्टर मिलर पास आए और मार्कस के हाथ में फोन की तरफ देखा। टीचर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि मार्कस पूरी क्लास के दौरान अपने फोन पर लगा था। आसपास के स्टूडेंट्स अपनी सांसें रोके देख रहे थे, ये महसूस करते हुए कि टॉप स्टूडेंट आखिरकार रंगे हाथों पकड़ा गया है। मार्कस ने बस सिर हिलाया, माना कि उसे चीनी भाषा की क्लास ज्यादा पसंद नहीं है। मिस्टर मिलर ने सख्त चेहरा लिए उसे गलियारे में बाहर आने को कहा, क्लास को फुसफुसाहटों की बाढ़ के साथ छोड़कर कि अब आगे क्या होगा। गलियारे में बाहर मिस्टर मिलर ने पूछा कि वो वक्त क्यों बर्बाद कर रहा था, जब उसे पता था कि चीनी भाषा उसका कमजोर सब्जेक्ट है। मार्कस मुस्कुराया और मान लिया कि ये सच में कोई कमजोरी नहीं है। वो बस क्लास के दौरान अपना खुद का नोवेल लिखने की परमिशन चाहता था। उलझन में मिस्टर मिलर ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। मार्कस ने अपना फोन थमा दिया और जैसे ही टीचर ने स्क्रीन की तरफ देखा, वो जम गए। उन्होंने लिखे हुए को तुरंत पहचान लिया। ये उस कहानी का अगला हिस्सा था जिसे वो पढ़ रहे थे। मिस्टर मिलर वहाँ पूरी तरह हैरानी में खड़े रह गए, ये महसूस करते हुए कि जो अकाउंट खुला था वो सच में ऑथर का ही था। उन्होंने एक तेज सांस ली, पूरी तरह हैरान रह गए कि जिस स्टूडेंट को वो डांटने वाले थे वो वही राइटर था जिसकी वो तारीफ करते थे। उनका सख्त चेहरा सच्ची तारीफ के भाव में पिघल गया। आखिरकार वो खुद भी कहानी का बहुत मजा ले रहे थे, वरना वो इसे क्लास के साथ शेयर नहीं करते। मिस्टर मिलर हंसे, ये बताते हुए कि हालांकि राइटिंग कमाल की है, मार्कस को अभी भी अपनी पढ़ाई में शामिल होना होगा। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम नजरअंदाज करने के लिए बहुत अहम थे, लेकिन मार्कस ने जल्दी से समझाया कि उसकी चीनी भाषा की खूबियां सच में काफी मजबूत है। उसने 140 से ऊपर स्कोर करने का वादा किया। टीचर से गुजारिश की कि वे भरोसा रखें कि वो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। मिस्टर मिलर ने त्योरियां चढ़ाई, प्रस्ताव पर गौर किया और फैसला किया कि जब तक मार्कस आने वाले 4 स्कूलों के साझा एग्जाम में पहला नंबर नहीं ला सकता, वो इसकी परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने साफ किया कि उनका मतलब चीनी भाषा में पहले नंबर से था, न कि कुल मिलाकर, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मार्कस ने सौदे पर मानने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। अगर उसने स्कूल में चीनी भाषा के लिए सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया तो उसे क्लास के दौरान लिखने की परमिशन मिल जाएगी। मिस्टर मिलर ने पूछा कि क्या वो सच में कॉन्फिडेंट है, और मार्कस बस मुस्कुराया। अपनी कामयाबी के बारे में पूरी तरह यकीन था। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस जॉइंट एग्जाम में शहर के 4 टॉप हाई स्कूल शामिल थे। सभी अपनी जगह नापने के लिए एक ही टेस्ट के पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उनमें से पहला स्कूल
और शहर का स्कूल सबसे अच्छे थे, जबकि मार्कस का नया स्कूल रैंकिंग में नीचे आता था। हालांकि ये नंबर कॉलेज के एग्जाम पर आखिरी लफ्ज नहीं थे। नंबरों का क्रम स्टूडेंट्स की काबिलियत के लिए एक अहम जरिया था। पुराने जमाने से जिन्होंने जॉइंट एग्जाम में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया, वे देश की सबसे इज्जतदार यूनिवर्सिटीज के लिए मुख्य उम्मीदवार थे। खत्म करने से पहले मिस्टर मिलर ने उत्सुक होकर सलाह दी कि मार्कस को नए विचारों वाली राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोचना चाहिए। मार्कस की आंखें चमक उठीं। उसने इसे मशहूर मैगजीन द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में पहचान लिया। मिस्टर मिलर ने सिर हिलाया, कहा कि सबसे अच्छे स्कूल के कई स्टूडेंट्स ने पहले ही खास कोचिंग के लिए नाम लिखवा लिया है। उनके अपने स्कूल के लीडर्स ने शुरू में मुश्किल की वजह से इसे छोड़ने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि उनके पास राष्ट्रीय इनाम जीतने का बहुत कम चांस है। हालांकि टीचर को लगा कि मार्कस के पास सच में एक मौका है, जिससे मार्कस ने पूछा कि क्या जीत से स्कूल की रेपुटेशन में मदद मिलेगी। मिस्टर मिलर लड़के की समझदारी पर हैरान थे। पुष्टि की कि ऐसी कामयाबी पक्का उनके स्कूल को मशहूर कर देगी। सौदा पक्का होने पर मार्कस ने आधिकारिक तौर पर नाम लिखवा लिया। मिस्टर मिलर को हंसते हुए और एग्जाम के नतीजों का बेताबी से इंतजार करते हुए छोड़ दिया। जैसे ही मार्कस जाने के लिए मुड़ा, टीचर ये पूछे बिना नहीं रह सके कि कहानी का अगला चैप्टर आखिरकार कब पोस्ट किया जाएगा। मार्कस ने अगले दिन के लिए अपडेट का वादा किया और अपनी सीट पर लौट आया, जहां उसके उत्सुक क्लास के साथियों ने उसे तुरंत घेर लिया। जैसे ही उन्होंने पूछना शुरू किया, मिस्टर मिलर शुक्रवार के एग्जाम के लिए एक नया नियम बताने के लिए कमरे में वापस आ गए। किसी भी परेशानी से बचने के लिए स्टूडेंट्स को अपने साथियों के साथ रहने के बजाय अलग अलग क्लासरूम्स में भेज दिया जाएगा। मिस्टर मिलर ने सीधे मार्कस की तरफ देखा, पूछा कि क्या ये कोई परेशानी है, जिससे बाकी क्लास सोचने लगी कि इस बातचीत का क्या मतलब था। मार्कस ने बस एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जैसे ही टीचर गए, सोफी एक सफाई मांगने के लिए मुड़ी। मार्कस ने इसे टाल दिया, आमतौर पर कहा कि उसने टीचर से कहा कि जब तक वो स्कूल में पहला नंबर लाता है, वे उसके बारे में फिक्र न करें। सोफी की आंखें पहले नंबर के जिक्र पर लगभग फटी की फटी रह गई और यहाँ तक कि माया भी हैरानी में चुप बैठी रही। ये एक बहुत बड़ा दावा था, खासकर ये देखते हुए कि मार्कस अभी कुछ पलों पहले अपनी चीनी भाषा की पढ़ाई में मदद मांग रहा था। मार्कस हंसा, उनसे कहा कि इसे राज रखें क्योंकि हमेशा फेल होने का चांस रहता है। फिर एहसास हुआ कि उसे कितनी भूख लगी है। उसने पूछा कि वे अभी तक कैंटीन क्यों नहीं गए हैं और सोफी ने समझाया कि वे उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसके पास खाने का कार्ड नहीं था। उसने माया को उसकी नेकी के लिए छेड़ा, जिससे उसके कान शर्म से लाल हो गए जब उसने चुपचाप अपनी मेज से अपना टिफिन निकाला। दोपहर का वक्त टेस्ट के पेपर्स के अंतहीन हमले के साथ आगे बढ़ा। एक पूरी तरह से आम, हालांकि थका देने वाला स्कूल का दिन। अचानक उसके फोन पर उसके दोस्त जैकब का मैसेज आया, जो ये जानकर हैरान था कि मार्कस ने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। ऐसा लग रहा था कि मार्कस की एक फोटो पहले ही स्कूल के फोरम पर डाली जा चुकी थी, जिससे उसके जाने के बारे में अफवाहों की बाढ़ आ गई थी। जैकब ने कहा कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सारा की क्लास के साथ ही उसी बिल्डिंग में थे और इससे भी अहम बात, मार्कस ने जो कहानी डाली थी वो इंटरनेट पर छा रही थी। केवल 4 चैप्टर्स के साथ ये पहले ही क्लास में चर्चा का विषय बन चुकी थी और हर कोई नए अपडेट न आने के बारे में शिकायत कर रहा था। हालांकि आम जनता ऑथर की पहचान नहीं जानती थी। जैकब को शक था कि सारा पक्का जानती थी। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल अब राइटर के बारे में पूछ रहे थे, जब एक आने वाले सरकारी अफसर ने कहानी देखी थी और उसकी जमकर तारीफ की थी। स्कूल यहाँ तक चाहता था कि एक कॉपी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए रखने के लिए रखी जाए और जैकब सोच रहा था कि क्या मार्कस को सामने आना चाहिए। हालांकि कोई फैसला होने से पहले सारा ने खुद ही टीचर के ऑफिस जाने का फैसला कर लिया था। सारा ने अपने क्लास टीचर मिस्टर मिलर को बताया कि वो अच्छी तरह जानती है कि ऑथर कौन था। मिस्टर मिलर मुस्कुराए, कहा कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आई है क्योंकि उन्हें शक था कि स्कूल के फोरम पर कहानी उनके अपने ही किसी स्टूडेंट ने लिखी है, खासकर इसलिए क्योंकि एक आने वाले अफसर को ये इतनी पसंद आई थी। प्रिंसिपल अब इस तेजी का इस्तेमाल एक राइटिंग क्लब शुरू करने और स्टूडेंट से उनकी लिखने की प्रक्रिया साझा करने के लिए करना चाहते थे। मिस्टर मिलर ने पूछा कि क्या ऑथर सच में उनकी क्लास में है और एक पल की हिचकिचाहट के बाद सारा ने धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर मिलर खुशी से चमक उठे, नाम पूछा, लेकिन सारा चुप रही, परेशान थी क्योंकि मार्कस पहले ही स्कूल छोड़ चुका था। अचानक वाइस प्रिंसिपल मिस्टर हैरिस ने ऑथर की पहचान के बारे में पूछने के लिए फोन किया और मिस्टर मिलर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि राइटर पक्का उनका ही एक स्टूडेंट था। फोन रखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सारा ने अभी तक उन्हें नाम नहीं दिया है और वे एक उम्मीद भरी नजर के साथ उसकी तरफ मुड़े। सारा हकलाने लगी, काफी परेशान लग रही थी जब उसने फुसफुसाकर पूछा कि क्या वे इस मामले को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। मिस्टर मिलर हंसे, पूछा कि वे ऐसा क्यों करेंगे जब तक कि वो ऑथर न हो, जिससे सारा घबराहट में मना करने के लिए अपने हाथ हिलाने लगी। जब उसने आखिरकार मार्कस का नाम फुसफुसाया तो मिस्टर मिलर पूरी तरह हैरानी में जम गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि फोरम की कहानी मार्कस ने लिखी थी, लेकिन सारा ने सिर झुकाए रखा, समझाया कि पोस्ट करने वाला अकाउंट पक्का उसी का था। मिस्टर मिलर का सिर चकरा रहा था। मार्कस के नंबर हमेशा औसत रहे थे और
उसके निबंध कुछ खास नहीं थे, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता था। सारा ने शर्मिंदा महसूस करते हुए माना कि वो नहीं जानती कि उसने ये कैसे किया, लेकिन उसने उनके पुराने मैसेज चेक करके अकाउंट को कंफर्म किया था। मिस्टर मिलर ने अपने सिर को मला। एक बहुत बड़ा सिरदर्द महसूस करते हुए वो उस पर भड़क उठे। पूछा कि वाइस प्रिंसिपल से बात करने से पहले उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो मार्कस था, खासकर इसलिए क्योंकि लड़का अब स्कूल में नहीं था और वो पहले ही नतीजों का वादा कर चुके थे। उन्हें फिक्र थी कि अगर शिक्षा विभाग के अफसर ऑथर से मिलने के लिए कहें तो क्या करेंगे। सारा ने दुखियारे अंदाज में नीचे देखा, माफी मांगी और समझाया कि वो बस बोलने से डर रही थी क्योंकि मार्कस पहले ही स्कूल छोड़ चुका था। मिस्टर मिलर हताशा से परे थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो पहले ही टीचरों के ग्रुप में डींगे हाँक चुके थे कि स्टूडेंट उनकी क्लास में है। ये एहसास होना पूरी बेइज्जती थी कि जिस इंसान की वो इज्जत करना चाहते थे वो वही स्टूडेंट था जिससे उन्होंने झगड़ा किया था इससे पहले कि वो छोड़ दे। अपने दांत पीसते हुए मिस्टर मिलर ने फैसला किया कि चूंकि मार्कस अब नया अपडेट नहीं दे रहा है, उन्हें बस ये नाटक करना चाहिए कि उन्हें नहीं पता कि ऑथर कौन था। उन्होंने सारा से मार्कस के बारे में चुप रहने को कहा और स्कूल के लीडर्स के लिए एक बहाना ढूंढने का वादा किया। सारा ऐसा लग रही थी जैसे वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन चुप रही। खुद को संभालने के लिए एक पल लेने के बाद मिस्टर मिलर ने वाइस प्रिंसिपल हैरिस को वापस फोन किया। दावा किया कि स्टूडेंट से बात करने के बाद एक गलतफहमी हुई थी। उन्होंने झूठ बोला, कहा कि स्टूडेंट ने सच में कहानी नकल की थी और अब कोई और कहानी नहीं थी। यही वजह थी कि वे सामने आने में बहुत शर्मिंदा थे। फोन रखने के बाद मिस्टर मिलर ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो जानते थे कि सुरक्षित रहने के लिए उन्हें क्लास में अफवाहों को रोकना होगा। वो क्लास में जल्दी पहुंचे ठीक उसी वक्त जब अंग्रेजी की टीचर पढ़ाई शुरू करने वाली थी। एक दिखावटी मुस्कान के साथ मिस्टर मिलर ने बीच में टोकते हुए स्टूडेंट से कहा कि फोरम की कहानी के बारे में फिक्र करना छोड़ दें और आने वाले 4 स्कूलों के जॉइंट एग्जाम पर ध्यान दें। इसके बजाय उन्होंने उनसे अपनी स्टडी में कामयाबी हासिल करने की गुजारिश की, इस पूरी बदनामी को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए। हालांकि जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, एक स्टूडेंट चिल्लाया कि कहानी अभी 5 मिनट पहले अपडेट की गई है। मिस्टर मिलर को हैरानी का एक ऐसा झटका लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। नए अपडेट की खबर से जम गए। क्लास में तुरंत हंगामा मच गया क्योंकि स्टूडेंट्स ने खुद फोरम चेक करने के लिए अपने फोन निकाल लिए। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो कहानी दिनों से खामोश थी, उसने अभी अभी एक बिल्कुल नया चैप्टर डाला था। मिस्टर मिलर को वहाँ हैरानी में खड़ा छोड़कर उनके अंदर घबराहट का एक तूफान उमड़ पड़ा और उन्होंने अनजाने में क्लास पर दहाड़ दिया। पूछा कि वे क्लास के दौरान अपने फोन पर क्यों लगे थे। उन्होंने उन सबको क्लास के बाद अपने सारे फोन जमा करने का हुक्म दिया। स्टूडेंट्स को डरा हुआ और उलझन में छोड़कर उनके अचानक गुस्से से जैसे ही मिस्टर मिलर गए, स्टूडेंट ठंडे पसीने में फुसफुसाने लगे। सोच रहे थे कि उनके टीचर अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए। सोफी हालांकि सच का शक कर रही थी। उसने सारा के परेशान चेहरे की तरफ देखा और तुरंत मार्कस को एक गुप्त मैसेज भेजा। उसने उसे अभी जो कुछ हुआ था सब बता दिया। इस बीच अपने ऑफिस में वापस मिस्टर मिलर निराशा में अपना सिर मल रहे थे। सोच रहे थे कि उस नकल की हुई कहानी को कैसे संभालें जिसे उन्होंने अभी खारिज किया था और वो अचानक जिंदा हो गई थी। अगर उन्होंने माना कि मार्कस ऑथर था तो वो अपने ही झूठ को कबूल कर रहे होंगे। फिर भी अगर स्कूल के लीडर लड़के से मिलने पर अड़े रहे तो वो फंस जाएंगे। अचानक एक विचार के आने पर मिस्टर मिलर ने फोन उठाया और नतीजों को संभालने के लिए डीन मिस्टर लुइस को फोन किया। उन्होंने दावा करने का फैसला किया कि असल में वो ही शुरू से कहानी लिख रहे थे, लेकिन मिस्टर लुइस मान नहीं रहे थे। इशारा किया कि नकल के बारे में उनके पिछले झूठ की वजह से इस नए अपडेट को समझाना नामुमकिन था। मिस्टर मिलर से कहा गया कि वो अब खुद ही इसे संभाले। अपने दांत पीसते हुए मिस्टर मिलर ने धमकी दी कि वो राज खोल देंगे कि डीन के अपने बेटे ने मार्कस को स्कूल से निकालने के लिए साजिश रची थी, जिससे फोन के दूसरे छोर पर ठंडी खामोशी छा गई। मिस्टर लुइस ने उनकी आवाज ठंडी होते हुए आखिरकार पूछा कि वो क्या चाहते हैं। मिस्टर मिलर ने सलाह दी कि वे मार्कस के अकाउंट को पूरी तरह से मिटाने के लिए फोरम के एडमिन से बात करें। दावा किया कि ये स्टूडेंट्स की पढ़ाई से ध्यान भटका रहा था। इस बीच दूसरे स्कूल में स्टूडेंट्स पहले से ही उत्साह से भरे थे क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया था कि कहानी वापस आ गई है। फोन हर जगह निकाले जा रहे थे क्योंकि नया अपडेट तेजी से फैल रहा था और जेक नाम का एक स्टूडेंट मार्कस के पास दौड़कर आया। पूछा कि क्या वो ऑथर को एक तय समय सेट करने के लिए मना सकता है। तभी सोफी के मुंह से हैरानी की एक चीख निकली। पोस्ट हवा में गायब हो गई थी। सबको पूरी उलझन में छोड़कर मार्कस ने त्योरिया चढ़ाई। महसूस किया कि कुछ गलत था और अपना अकाउंट चेक किया, बस ये पाने के लिए कि उसकी पूरी कहानी मिटा दी गई थी। साफ था कि मिस्टर मिलर ने कहानी को खामोश करने की अपनी धमकी पूरी कर दी थी। आखिरकार टीचर ने अभी उन्हें इस मामले पर और बात न करने की चेतावनी दी थी। हम क्लास में लौटे जहां मैथ के टीचर ने जॉइंट एग्जाम के बारे में ऐलान करने के लिए अपना गला साफ किया। जोर दिया कि वे टेस्ट के लिए क्लास बदलेंगे। उन्होंने प्रैक्टिस पेपर्स बांटना शुरू किए जिनमें से कुछ पिछले सालों के थे। टीचर ने समझाया कि उन्होंने खुद सवालों को चुना था और क्लास के प्रतिनिधि को उन्हें बांटने के लिए भेजा था, लेकिन पढ़ाई में तब रुकावट आई जब
लिटरेचर के टीचर मिस्टर रीड दरवाजे पर आए और मार्कस से एक पल के लिए बाहर आने को कहा। क्लास ने उत्सुकता से देखा जब मार्कस उनके साथ कॉरिडोर में गया, जहां मिस्टर रीड ने फुसफुसाकर एक सवाल पूछा कि कहानी क्यों मिटा दी गई थी। मार्कस ने बस बेपरवाही से कंधे उचका दिए, कहा कि किसी ने उसे बताने की तकलीफ नहीं की। मिस्टर रीड ने कहा कि शिक्षा विभाग के अफसरों ने सच में लिखावट की तारीफ की थी, जिससे अचानक मिटाया जाना और भी उलझन भरा हो गया। मार्कस को तब एहसास हुआ कि चूंकि उसने अपना पुराना स्कूल छोड़ दिया था, वे उसकी कामयाबी को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर रीड ने सलाह दी कि मार्कस को बस दूसरे स्कूल के फोरम पर डालना शुरू कर देना चाहिए, जहां वो अपने पुराने टीचर से सुरक्षित रहेगा। उन्होंने यहाँ तक इशारा किया कि अगर मार्कस आने वाली राइटिंग कंपटीशन जीत गया तो कहानी सच में एक किताब बन सकती है। क्लास में लौटने के बाद मैथ के टीचर ने 5 मिनट के ब्रेक का ऐलान किया। जैसे ही मार्कस बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ, सारा एक शरारती मुस्कान के साथ दौड़कर आई, दावा किया कि वो एक राज जानती है, फिर आगे झुककर फुसफुसाया कि उसे पता है कि वो ऑथर है। मार्कस ने पूछा कि क्या सोफी ने उसे बताया था, लेकिन सारा बस कामयाबी से मुस्कुराई। जवाब में मार्कस ने फुसफुसाकर वापस कहा कि वो कहानी को उनके नए स्कूल के फोरम पर फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे वो खुशी से तालियां बजाने लगी। अचानक मार्कस ने ध्यान दिया कि उसकी कॉपियां और वो पेन जो उसने लूना से उधार लिया था गायब थे। जब उसने उससे पूछा कि क्या उसने उन्हें वापस ले लिया है, लूना चुप रही। जब उसने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ रोक दिया। मार्कस हंसे बिना नहीं रह सका। अपनी अमीर छोटी साथ बैठने वाली से पूछा कि क्या वो सच में सारा के साथ उसकी बातचीत से जल रही थी। लूना बस फुफकारी। उससे कहा कि अगर वे इतने अच्छे दोस्त हैं तो सारा को ढूंढ ले। अपनी हताशा में काफी प्यारी लग रही थी। उसके जज्बातों को शांत करने के लिए मार्कस ने अपना फोन खोला और उसे अपना अकाउंट दिखाया। लूना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और इससे पहले कि वो चिल्लाती, मार्कस ने प्यार से उसके होंठों पर एक उंगली रख दी ताकि उनका राज सुरक्षित रहे। उसने फिर सब कुछ समझाया, सारा को कैसे पता चला और उसके पुराने स्कूल में लड़ाई के पीछे की असली वजह क्या थी। बुधवार तक स्पोर्ट्स क्लास के दौरान टीचर ने सबको 1500 मीटर दौड़ने का हुक्म दिया और मार्कस ने लूना की अजीब सी रफ्तार देखी। उसे एहसास हुआ कि उसका शर्मीला मिजाज पक्का अतीत में दूसरों द्वारा चिढ़ाए जाने की वजह से था। उस पल उसे लगा जैसे उसने एक छुपा हुआ खजाना ढूंढ लिया हो, एक प्यारी अमीर लड़की जिसे कोई और सच में नहीं समझता या उसकी कदर नहीं करता। उसने वहीं और उसी वक्त तय कर लिया कि अब से वो ही उसका ख्याल रखेगा। वो ट्रैक पर उसके साथ दौड़ा और हालांकि लूना ने अपने आम शर्मिले अंदाज में नीचे देखा, मार्कस ने बस पूछा कि वो क्या पीना चाहती है। उसने उससे कहा कि उसे सच में उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जो उस पर हंसते हैं। लूना ने सावधानी से अपना सिर उठाया, हालांकि उसका बचा हुआ शक साफ दिख रहा था, और उसने डरते हुए पूछा कि क्या वो भी उस पर हंसेगा। जैसे ही बाकी क्लास ने अपनी दौड़ खत्म की, मार्कस, लूना और सारा आराम करने के लिए पीछे रह गए और उसने आखिरकार लड़कियों से पूछा कि क्या वे बैडमिंटन खेलना चाहती है। दोनों ने सिर हिलाकर मना कर दिया, बस थोड़ी देर बैठने को तरजीह दी। लेकिन जैसे ही वे आराम कर रहे थे, बाकी स्टूडेंट मार्कस के अगले कदम से हैरान रह गए। साफ था कि लूना और सारा उस तरह की लड़कियां थी जिन्हें उनके साथियों ने गलत समझा था। वे जरा भी बदसूरत नहीं थी, उनमें बस वो आम मिलनसार लड़कियों वाला चार्म नहीं था जिसे बाकी लोग वैल्यू करते थे। मार्कस ने दूसरे स्कूल के फोरम पर अपनी कहानी फिर से डालने के लिए एक पल लिया, यहाँ तक कि एक नया चैप्टर भी जोड़ दिया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने लूना और सारा को दुखी चेहरों के साथ दूर जाते हुए देखा। लूना यहाँ तक कि जाते हुए आंसू पोंछ रही थी। वो तुरंत ये पता लगाने के लिए पीछे दौड़ा कि क्या हुआ था, लेकिन लाल चेहरे वाली लूना ने स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागने से पहले बस उसे एक दुख भरी नजर दी। सारा ने अपने होंठ काटे और उसके पीछे गई, लेकिन मार्कस की तरफ मुड़ने से पहले नहीं। वो चिल्लाई कि ये सब उसी की गलती है। उलझन में मार्कस ने सारा का हाथ पकड़ लिया, पूछा कि लूना क्यों रो रही थी। सारा ने आह भरी पास ही खेल रही लड़कियों के एक ग्रुप की तरफ देखा और समझाया कि उन्होंने उसे लड़की के लिए पानी खरीदते हुए देखा था। सारा ने कहा था कि पानी लूना के लिए था, जिससे तुरंत बाकी लड़कियां मजाक उड़ाने लगी। उन्होंने मार्कस के लूना जैसी लड़की को पसंद करने के विचार का मजाक उड़ाया, उसकी खराब पसंद के बारे में कड़वी बातें की और दोनों की तुलना गंदगी में उगे एक नाजुक फूल से की। उसकी भौहें हैरानी में सिकुड़ गई जब उसने पूछा कि ठीक किसने उसे गंदगी कहा था। सारा ने फुसफुसाया कि उन्होंने सच में उसे उस मामले में फूल कहा था। मार्कस को गुस्से भरी हंसी आ गई और उसने पूछा कि किसने कहा, जिस पर उसने सोफी नाम की लड़की का नाम लिया। सोफी और क्लो नाम की एक दूसरी लड़की मार्कस की खराब पसंद के बारे में गपशप कर रही थी। मार्कस ने सारा से कहा कि वो ऊपर चली जाए, जबकि वो माफी मांगने के लिए गया सीधे लड़कियों के उस ग्रुप की तरफ बढ़ा जो अभी भी पास ही खेल रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, क्लो और बाकी लोगों को एहसास हुआ कि वो वहाँ क्यों था। क्लो ने एक शर्मिंदा अजीब सी स्माइल दी, माना कि उन्होंने गलती से लूना को रुला दिया होगा। मार्कस ने एक गहरी सांस ली और सख्ती से उनसे कहा कि उन्हें माफी मांगनी होगी। ये जानते हुए कि वे शायद उसके मुंह पर नहीं कहेंगी, उसने सलाह दी कि क्लो और सोफी इसके बजाय
माफी का एक नोट लिखें। क्लो हैरान रह गई, पूछा कि क्या उसे सच में ये करना होगा, और वो जलन की वजह से बहस करने लगी। मार्कस पीछे नहीं हटा, उस पर तब तक भड़का जब तक क्लो इतनी डर गई कि वो अपनी जगह पर जम नहीं गई। यहाँ तक कि पास में खेल रही लड़कियां भी देखने के लिए रुक गई। उसके अचानक गुस्से से हैरान रह गई जब क्लो की आंखें भर आई और वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। एक रोती हुई लड़की को देखकर लड़कों में हलचल मच गई और रयान नाम का एक स्टूडेंट दौड़कर आया। पूछा कि क्या मार्कस उसे तंग कर रहा है। क्लो ने बस सिर हिलाया, रयान से कहा कि ये उसका काम नहीं है, और मार्कस को एक आखिरी नफरत भरी नजर देकर वहाँ से चली गई। रयान ने मार्कस की तरफ उंगली उठाई, चेतावनी दी कि स्कूल के बाद न जाए, और उस दोपहर तक क्लास में माहौल फुसफुसाहटों से भर गया था। आखिरी स्टडी सेशन के दौरान सारा ने चुपचाप लूना को एक पर्ची दी। पर्ची में समझाया गया था कि मार्कस ने क्लो को रुला दिया है और रयान स्कूल के बाद उसे पीटने की योजना बना रहा है। लूना का दिल ये शब्द पढ़कर तेज हो गया और उसने घबराहट में मार्कस को पर्ची दिखाई। उसकी आंखें उसके लिए सच्ची फिक्र से भरी थी। उसने अपने होंठ काटे और माफी मांगी, सुझाव दिया कि वे किसी टीचर को बता दे, लेकिन मार्कस पूरी तरह असहमत था। वो जानता था कि बड़ों को शामिल करने से लूना बस ड्रामे के बीच में आ जाएगी, और उसने उसे निशाना बनने देने से मना कर दिया। वो आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि अगर उन चारों को ऑफिस में घसीटा गया तो क्या होगा। भले ही टीचर इसे सुलझा दे, स्कूल की गपशप और खराब हो जाएगी। ये सब एक बार पहले झेलने के बाद वो जानता था कि अफवाहें एक इंसान की रूह को तोड़ सकती है। वो पक्का लूना जैसी नाजुक लड़की को उस तरह की जांच के सामने नहीं डालने वाला था। लूना ने उसकी तरफ डर और दुख के मिले जुले भाव से देखा। इससे पहले कि अपनी कलम उठाए और कागज के एक टुकड़े पर कुछ शब्द लिखकर उसे वापस थमाए, उसने खुद क्लो से माफी मांगने की पेशकश की, इस उम्मीद में कि इससे रयान और उसके दोस्त पीछे हट जाएंगे और मार्कस को अकेला छोड़ देंगे। मार्कस के चेहरे पर एक छोटी सी समझदार मुस्कान आ गई और उसने एक पर्ची वापस दी। मजाक में अपनी अमीर साथ बैठने वाली से कुछ पैसे उधार मांगे ताकि वो कुछ बैकअप मदद किराए पर ले सके। उसके पूरे अविश्वास के लिए उसे 2 मिनट बाद एक पैसों का मैसेज मिला जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। स्क्रीन पर जो रकम थी वो चौंका देने वाली थी, 286,000। मार्कस पूरी तरह हैरान रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी साथ बैठने वाली सच में एक अमीर लड़की थी। उसने पूछा कि क्या ये काफी है, और लूना ने बस पूछा कि क्या उसे अपनी माँ से और चाहिए, उसे हैरानी में हंसते हुए छोड़कर। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मार्कस ने जल्दी से अपने फोन में कांटेक्ट देखे, तय किया कि उसका सबसे अच्छा दाव माइक को मैसेज भेजना था। उसने माइक को बताया कि कोई स्कूल के गेट के बाहर उसे पीटने की योजना बना रहा है और उससे कहा कि कुछ बैकअप सामने वाले गेट पर लाए। उसने सिर्फ आने के लिए हर इंसान को 300 की पेशकश की, और अगर बात हाथापाई तक पहुंची तो 500 और। माइक हैरान रह गया, पूछा कि क्या दूसरे स्कूल के स्टूडेंट सच में इतने सख्त थे। मार्कस ने बिना सोचे 30,000 पहले ही भेज दिए। माइक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो पूरी फौज किराए पर लेने की योजना बना रहा था। इंतजाम पक्का होने के बाद मार्कस ने रयान की तरफ देखा जो पहले से ही उसकी तरफ घूर रहा था। जब आखिरी घंटी बजी तो पूरी क्लास जैसे कमरे के पीछे की तरफ मुड़ गई। यहाँ तक कि सोफी, क्लास की प्रतिनिधि, भी परेशान चेहरे के साथ पास आए बिना नहीं रह सकी। उसने उसे किनारे ले जाकर फुसफुसाया कि वो अंदर ही रहे क्योंकि रयान का एक ग्रुप गेट के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। सोफी ने फिक्र में अपना सिर हिलाया, माफी मांगी और समझाया कि उसने क्लो को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की मुसीबत खड़ी करने पर अड़ी थी। उसने सुझाव दिया कि मार्कस को बस माफी मांग लेनी चाहिए। उसने उसे याद दिलाया कि अतीत में इससे कम पर भी लोगों को बुरी तरह पीटा गया है। मार्कस बस हंसा, पूछा कि क्या वो सच में उसके लिए परेशान है। उसने उससे कहा कि शाम की पढ़ाई के दौरान लूना से माफी मांगने पर ध्यान दे। फिर मुड़ा और एक शांत बेपरवाह भरोसे के साथ क्लास से बाहर निकल गया। ये देखकर कि वो उसे रोक नहीं सकती, सोफी लूना की तरफ मुड़ी और उससे बीच में आने की भीख मांगी। उसने लूना से मिन्नत की कि मार्कस से कहे कि सामने वाले गेट से बाहर न जाए, डर था कि उसे चोट लगने वाली है। सोफी मेज के पास बैठ गई, उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने मदद मांगी, लेकिन लूना ने बस अपना सिर हिला दिया। लूना ने उसे एक स्थिर नजर से देखा और कहा कि वो उस पर भरोसा करती है। सोफी जोश में आ गई, दलील दी कि भरोसा भीड़ के सामने जंग नहीं जीत सकता। उसने माना कि उसे गपशप नहीं करनी चाहिए थी और वो बस जलन की वजह से ऐसा कर रही थी, लेकिन वो सच में नहीं चाहती थी कि मार्कस को चोट लगे। उसने लूना से उसे कुछ अक्ल सिखाने की भीख मांगी क्योंकि वे इतने करीब थे। लूना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर से अपना सिर हिलाने से पहले धीरे से कहा कि मार्कस ने अपनी खुद की तैयारी कर ली है। सोफी घबराई हुई और गुस्से में थी, इधर उधर टहल रही थी और सोच रही थी कि वे आगे क्या करें। उसने अपने दांत पीसे, स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए टीचर के ऑफिस की तरफ दौड़ने को तैयार हुई, लेकिन लूना ने अचानक हिम्मत दिखाई और उसे रोक दिया। उसने जोर देकर कहा कि वे टीचर के पास नहीं जा सकते। उस पल में आमतौर पर शर्मीली लूना सच में गंभीर लग रही थी। आमतौर पर वो ऐसे संकट को संभालना नहीं जानती, लेकिन उसे मार्कस पर भरोसा करने की गहरी जरूरत महसूस हुई। वो जानती थी कि अगर टीचर शामिल हुए तो उसे बचाने की मार्कस की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। सोफी घबरा गई, पूछा
कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है और क्या वो चाहती है कि मार्कस को स्कूल से निकाल दिया जाए। लूना ने एक गहरी सांस ली और शांति से दोहराया कि उन्हें उस पर भरोसा करना होगा और टीचर को इससे दूर रखना होगा। सोफी उसे मुंह फाड़े देखती रह गई। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। इस बीच स्कूल के गेट के पास क्लास के साथियों का एक ग्रुप पहले से ही जमा था। आने वाली लड़ाई के बारे में फुसफुसा रहा था। एक स्टूडेंट जो अक्सर रयान के साथ घूमता था ने मार्कस से पूछा कि क्या वो सच में बाहर जा रहा है। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि रयान कहाँ है। जाहिर तौर पर लड़का होमवर्क के बारे में पूछने के लिए टीचर के ऑफिस गया था, जिसे मार्कस ने काफी मजेदार पाया। ये एक बहाना बनाने का चालाकी भरा तरीका था और लियो नाम के एक स्टूडेंट ने हंसते हुए रयान की तेज अक्ल की तारीफ की। लियो ने सुझाव दिया कि मार्कस को बस अपना सिर झुकाकर माफी मांग लेनी चाहिए ताकि तनाव खत्म हो जाए। यहाँ तक कि बीच बचाव करने की पेशकश भी की। मार्कस ने हालांकि बस अपना हाथ जेब में रखा और कुछ नहीं कहा। वो बाहर निकलने के रास्ते की तरफ चलता रहा, जहाँ सड़क के किनारे कई स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी थी। 7 या 8 लड़के जो इलाके के गुंडे लग रहे थे आसपास खड़े सिगरेट पी रहे थे। लियो ने मार्कस की पीठ थपथ पाई, एक मुस्कान के साथ उसे शुभकामनाएं दी और जल्दी से वहाँ से निकल गया। जैसे ही लियो गया, सिगरेट पीने वालों ने अपना ध्यान मार्कस की तरफ लगाया। वे एक समझदार हंसी हंसे और पीले रंगे बालों वाला एक लड़का आगे बढ़ा। उसने मार्कस को पुकारा, उससे पास आने को कहा, जिससे बाकी जाने वाले स्टूडेंट डर के मारे बिखर गए। पीले बालों वाले नौजवान ने सिगरेट का धुआं छोड़ा और मार्कस के कंधे पर अपना हाथ रखा। पूछा कि क्या वो नया स्टूडेंट है। मार्कस ने एक भौं उठाई, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और महसूस किया कि वे बस इलाके के आवारा लड़के थे। वे उससे ज्यादा बड़े नहीं थे, हालांकि वे डरावने दिखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अपने टूटे फूटे स्कूटरों पर गुंडों का नाटक करते हुए देखकर मार्कस को सच्ची हंसी आ गई। उसने पूछा कि क्या रयान ने उन्हें बुलाया था। पीले बालों वाले लड़के ने बस अपना सिर हिलाया और मार्कस से कहा कि उन्हें कोने के आसपास थोड़ी बात करनी है। सच कहूँ तो कोई भी आम स्कूल का स्टूडेंट उनके रूप, धुआं और इस बात से घबरा गया होता कि उनमें से 2 ने लोहे के पाइप पकड़ रखे थे। ये एक ऐसा नजारा था जिसे डराने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसने पूरी जिंदगी जी ली थी और लौट आया था, ये सब थोड़ा बेतुका लग रहा था। मार्कस ने आसपास देखा और पूछा कि क्या ये सच में वे सब थे। कहा कि उसे बहुत बड़ी भीड़ की उम्मीद थी। पीले बालों वाले लीडर ने मजाक उड़ाया, अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा और बड़े लड़के का मजाक उड़ाया कि उसे लगा कि वे काफी नहीं है। बाकी गुंडे भी शामिल हो गए, हंसते हुए और मार्कस से पूछते हुए कि उसे क्या लगता है कि वो कौन है। तुम किसे रिझाने की कोशिश कर रहे हो? लीडर ने ताना मारा, लेकिन उसकी हेकड़ी गायब हो गई जब माइक आ पहुंचा और आदमियों की एक बहुत बड़ी भीड़ उस जगह की तरफ बढ़ने लगी जहां गुंडे जमा थे। इस छोटी सी फौज को देखकर आसपास के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स डर गए, जबकि स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड घबराहट से कांपते हुए तुरंत स्कूल के ऑफिस में फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। रयान ने जिन गुंडों को किराए पर लिया था वे पूरी तरह चुप रह गए जब माइक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, इस बात पर हंसते हुए कि उसने सिर्फ कुछ स्कूल छोड़ने वाले आवारा लड़कों से निपटने के लिए इतने सारे आदमी बुला लिए थे। माइक ने तस्वीर से मार्कस को पहचान लिया और हंसा, जबकि मार्कस ने माना कि उसे दुश्मन की तरफ से इतनी छोटी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि रयान टीचर के ऑफिस में छुपा हुआ था। मार्कस ने माइक से इसे संभालने को कहा क्योंकि शामिल हर इंसान स्कूल से बाहर का था और माइक खुशी खुशी मान गया। मार्कस से घर जाने को कहा, जबकि उसके आदमियों ने डरे हुए गुंडों को घेर लिया। कुछ ही पलों में दर्जनों आदमियों ने उन छोटे मोटे गुंडों को पकड़ लिया, उन्हें एक शांत कोने में घसीट कर ले गए ताकि उन्हें तमीज का एक बहुत जरूरी सबक सिखा सके। स्कूल में एक स्टूडेंट को एक रहस्यमयी ग्रुप द्वारा घसीट कर ले जाने के बारे में अफवाहें तुरंत फैलने लगी। डीन मिस्टर मिलर दौड़कर बाहर आए, बस भीड़ को कोने के आसपास गायब होते देखने के लिए, और उन्होंने घबराहट में सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या उनके किसी स्टूडेंट को चोट लगी है। गार्ड ने अपना सिर हिलाया, कहा कि शामिल स्टूडेंट महफूज बाहर निकल गया लगता है, जिससे मिस्टर मिलर ने सुकून की सांस ली, इससे पहले कि सभी टीचर्स को मैसेज भेजे। उन्होंने टीचर्स के ग्रुप चैट में स्कूल के बाहर हुई लड़ाई के बारे में एक जरूरी अलर्ट भेजा। हर क्लास के टीचर को ये चेक करने का हुक्म दिया कि उनका कोई स्टूडेंट गायब या घायल तो नहीं है। जब शाम की पढ़ाई शुरू हुई तो क्लास 4 में एक तस्वीर को लेकर खलबली मची हुई थी, जिसे किसी ने मार्कस को पीले बालों वाले गुंडे द्वारा धमकाए जाने के वक्त खींचा था। स्टूडेंट ये जानकर हैरान रह गए कि मार्कस पूरी तरह काबू में था। उसने सचमुच बड़ों की एक फौज बुला ली थी अपना साथ देने के लिए। तुरंत रयान की पुरानी रेपुटेशन को फीका कर दिया। सोफी ने आह भरी और रयान को एक पर्ची दी, जो इसे पढ़ने के बाद इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपनी किताबें जोर से पटक दी। बस उसे डांट सुनने के लिए ऑफिस में बुलाया गया। जब रयान अपना अपोलॉजी लेटर लिखने में फंसा हुआ था, क्लास में किसी ने चिल्लाकर कहा कि उनके पुराने स्कूल का मशहूर वेब नोवेल पास के फोरम पर डाला गया है। क्लास की लड़कियां उत्साह से भर गई और क्लो हैरानी भरी आंखों से लूना की तरफ मुड़ी, उस ऑथर के बारे में फुसफुसाते हुए जो अभी उनके स्कूल में आया था। क्लो ने लूना के बगल वाली खाली सीट की तरफ देखा और जब लूना ने बस हाँ में सिर हिलाया, क्लो के मुंह से मार्कस का नाम निकल गया, जिससे पूरा कमरा हैरानी में चिल्ला उठा। स्टूडेंट यकीन नहीं कर पा रहे थे कि टॉप स्टूडेंट एक मशहूर राइटर भी था और सोफी मुस्कुराई लूना के साथ
एक समझदार नजर साझा की। जैसे ही सच आखिरकार बैठ गया, अचानक सारा नाम की एक लड़की सोफी के पास दौड़ कर आई। डर था कि मार्कस अपनी फौज उनके पीछे भेज सकता है, लेकिन सोफी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ऐसा नहीं करेगा। हालांकि माफी मांगना तो बनता ही था, सारा ने तुरंत माफी का खत लिखना शुरू कर दिया और पहली घंटी के बाद वो घबराहट में लूना के पास आई ताकि अपने कहे शब्दों के लिए अपनी शर्मिंदगी जाहिर कर सके। सोफी उसके साथ शामिल हुई, अपनी खुद की सच्ची माफी की पेशकश की और राज खोला कि उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। सारा और लूना दोनों को हैरानी में घूरते हुए छोड़कर सोफी ने मार्कस का दिल जीतने के लिए एक फेयर कंपटीशन मुकाबले का प्रस्ताव रखा। सारा को हैरानी में चुप खड़ा छोड़कर जबकि लूना को अविश्वास का एक अजीब सिर चकरा देने वाला एहसास हुआ। अगले दिन हम स्कूल लौटते हैं जहां मार्कस एक मशहूर सितारा बन गया था। स्टूडेंट उसके गुजरने पर फुसफुसाते थे, हालांकि अभी तक कोई भी उसे नमस्ते करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। जब मार्कस कैंटीन में अपने क्लास के साथी लियो से टकराया, लियो ने घबराहट में थूक निकला, हकलाकर माफी मांगी और दावा किया कि वो रयान को मुश्किल से जानता भी नहीं था। मार्कस को ये काफी मजेदार लगा। लियो को याद दिलाया कि कल उसका ये लहजा नहीं था, जबकि लियो ने उसकी कहानी के जादुई तत्वों की तारीफ करके उसे मक्खन लगाने की बेताबी से कोशिश की। गहराई में मार्कस को एहसास हुआ कि लियो थोड़ा अजीब कैरेक्टर था, इसलिए उसने बस बातों को अनदेखा किया और अपने चाहने वालों का सामना करने के लिए क्लास की तरफ बढ़ गया। उसने आखिरकार अपने क्लास के साथियों के सामने सच कबूल कर लिया, एक मुस्कान के साथ माना कि वो सच में ऑथर था, इससे पहले कि अपनी मेज पर इंतजार कर रहे एक रहस्यमयी नाश्ते और दूध पर ध्यान दे। जब जैकब ने सुझाव दिया कि शायद अंग्रेजी क्लास की प्रतिनिधि ने इसे खरीदा है, लूना कमरे में लौटी और मार्कस ने एक मुस्कान के साथ मजाक में अपना नाश्ता उसके नाश्ते से बदल दिया। लूना उलझन में त्योरियां चढ़ाई, पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन मार्कस ने बस उससे कहा कि दूध बर्बाद न होने दे। उसने खुद दूध उसे थमा दिया और एक पल गहरे विचार के बाद लूना इस मजेदार नतीजे पर पहुंचे कि वो उसे पैसे वापस करने से बचने की कोशिश कर रहा था। मार्कस हंसा, उसे भरोसा दिलाया कि हालांकि वो कोई साधु नहीं है, वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, अपना उधार सही टाइम पर चुकाने का प्रॉमिस करते हुए। लूना काफी परेशान लग रही थी, समझाया कि वो उसकी पूरी जमा पूंजी थी, इसलिए मार्कस ने समझौते के तौर पर महीने के उसके सारे खर्चे उठाने की पेशकश की। उसने जोर दिया कि वो उसका डिजिटल पेमेंट कार्ड इस्तेमाल करे। 1000 का मासिक पॉकेट मनी सेट किया, हालांकि उसने विरोध किया कि 600 काफी से ज्यादा था। उसने उससे कहा कि पैसे खर्च करना सीखना एक अहम हुनर है और उसके पैसे सेट करने के बाद लूना बस हैरानी में सिर हिला सकी। सुकून का पल तब टूटा जब क्लास की टीचर मिस मिलर ने मार्कस और रयान दोनों को कॉरिडोर में बुलाया, जबकि क्लास अपनी सांसें रोके देख रही थी। मार्कस ने पूरी तरह शांत चेहरा बनाए रखा, मजाक में टीचर को बताया कि कोई लड़ाई नहीं हुई और वो और रयान असल में पक्के दोस्त थे। रयान दावे की हिम्मत पर पूरी तरह चुप रह गया, खासकर जब मिस मिलर ने ताने में सुझाव दिया कि फिर उन्हें क्लास में साथ बैठना चाहिए। दोनों लड़के तुरंत एक साथ नहीं आ चिल्लाए और मार्कस ने जल्दी से जोड़ दिया कि वे पक्का पूरा वक्त बातें करने में बर्बाद कर देंगे और अपनी स्टडी खराब कर लेंगे। मिस मिलर ने ध्यान दिया कि किसी भी लड़के को चोट नहीं लगी थी, खासकर रयान को, जिसने पिछली शाम मैथ के ऑफिस में छुप कर बिताई थी। इसलिए उन्होंने उनके पेरेंट्स को न बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें मुसीबत से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी और मार्कस ने एक तमीज भरी समझदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे लगा कि वो पूरी तरह समझ गया है। जाने से पहले मार्कस ने इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में शामिल होने के लिए पूछकर उन्हें चौंका दिया, जिससे मिस मिलर ने रयान को भेज दिया ताकि वो मार्कस से अकेले बात कर सके। मिस मिलर ने पूछा कि क्या रयान उसे तंग कर रहा है और उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए मार्कस ने स्कूल के गेट वाले हादसे की रिपोर्ट एक पेशेवर मुखबिर की सटीकता के साथ दी। ये सुनकर मिस मिलर एक पल के लिए हैरान रह गई। एहसास हुआ कि उनके पक्के दोस्त होने का दावा पूरी तरह झूठा था। लेकिन जाने से पहले मार्कस ने उन्हें यहाँ तक कि एक सलाह भी दे दी। उसने सुझाव दिया कि वो स्कूल के लीडर्स को बता दें कि वे गुंडे बस उसके भाई के जन्मदिन के लिए वहाँ थे और बस गुजर रहे थे। एक ऐसा सुझाव जिसने सच में मिस मिलर को हंसा दिया। मार्कस ने चालाकी से बात आगे बढ़ाई और उनसे कहा कि उनकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा मजाक जिसके लिए टीचर जरा भी तैयार नहीं थी। उन्होंने मजाक में उसे पैर मारा, उससे सुबह की पढ़ाई पर वापस जाने को कहा, लेकिन साफ था कि उसकी तारीफ काम कर गई थी और वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगी। एक पल बाद मिस मिलर क्लास के सामने खड़ी हुई और ऐलान किया कि 4 स्कूलों का जॉइंट एग्जाम कल के लिए तय है और वो जल्द ही एडमिट कार्ड बांटेंगी। उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का भी जिक्र किया। ध्यान दिया कि चूंकि केवल 3 स्टूडेंट्स ने नाम लिखवाया है, लूना, सोफी और सारा, इसलिए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होगी। सच कहूँ तो इसने सबकी बहुत परेशानी बचा ली। उन्होंने तीनों लड़कियों से तैयारी शुरू करने को कहा और क्लास को याद दिलाया कि हर ग्रुप को नए साल के जलसे के लिए कम से कम 2 परफॉर्मेंस की जरूरत है। इस बीच पहले स्कूल में माहौल उबाल पर पहुंच रहा था, क्योंकि अफवाहें फैल रही थी कि मशहूर नोवेल दूसरे स्कूल के फोरम पर फिर से आ गया है। स्टूडेंट फुसफुसा रहे
थे कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट ऑथर था और चूंकि मार्कस हाल ही में स्कूल बदलने वाला अकेला सीनियर था, रिश्ता साफ लग रहा था। अचानक बातें तुरंत बंद हो गई क्योंकि वाइस प्रिंसिपल मिलर पीछे वाले दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने पूरी बातचीत सुन ली थी। उन्होंने त्योरियां चढ़ाई, सफाई मांगी कि किसने कहानी को उनके फोरम से हटाकर दूसरे स्कूल के फोरम पर भेजा, स्टूडेंट्स को पूरी उलझन में एक दूसरे को घूरते हुए छोड़कर। जब कोई नहीं बोला, वाइस प्रिंसिपल मिलर का चेहरा काला पड़ गया। जब उन्होंने क्लास मॉनिटर को आगे आने के लिए बुलाया, मॉनिटर लियो एक कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ, माना कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऑथर कौन था या ये बदलाव कैसे हुआ। वाइस प्रिंसिपल को शक था, पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी को नहीं पता था, जब उसे बताया गया था कि ऑथर इसी क्लास का एक स्टूडेंट है। क्लास में इस राज के खुलने पर हंगामा मच गया। हर कोई सोच रहा था कि क्या वो सच में मार्कस था। जब वाइस प्रिंसिपल मिलर वहाँ काफी उलझन में खड़े थे, उन्होंने समझाया कि उनके क्लास टीचर मिस्टर सोंग ने दावा किया था कि उन्होंने स्टूडेंट को ढूंढ लिया है और उनके नंबरों को बचाने के लिए कहानी को रोक दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बस अपना सिर हिला दिया। तभी सोफी खड़ी हुई और उसने एक बम फोड़ दिया। उसने पुष्टि की कि वो मार्कस था क्योंकि उसने स्कूल के एक अफसर को लिखावट की तारीफ करते सुना था, इससे पहले कि मिस्टर सोंग ने उसे चुप करा दिया। वाइस प्रिंसिपल मिलर का चेहरा सख्त हो गया जब उन्होंने उनसे अपनी स्टडी जारी रखने को कहा, इससे पहले कि ऑफिस से बाहर निकल जाए। उन्होंने काफी सुन लिया था और ऐसा लग रहा था कि एक खास टीचर को कुछ सफाई देनी होगी। जैसे ही वो गए, क्लास उत्साह से फट पड़ी। मार्कस के ऑथर होने की पुष्टि करने के लिए सोफी के आसपास जमा हो गई। ठीक उसी पल मिस्टर सोंग ऑफिस में पेपर समेट रहे थे जब वाइस प्रिंसिपल अंदर आ गए। बाकी टीचर्स ने हैरानी से ऊपर देखा जब एक जाहिर तौर पर हताश वाइस प्रिंसिपल मिलर दरवाजे पर खड़े हुए और मिस्टर सोंग को अकेले में बात करने के लिए कॉरिडोर में बुलाया। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए पूछा कि क्या ये सच है कि नोवेल अब दूसरे स्कूल के फोरम पर अपडेट किया जा रहा है। मिस्टर सोंग ठंडे पसीने में नहा गए। एहसास हुआ कि मार्कस के अकाउंट को बस बंद करने से लड़का जरा भी नहीं रुका था। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने उन पर दबाव डाला, मिस्टर सोंग की पढ़ाई पर ध्यान देने वाली कहानी और स्टूडेंट्स के इस दावे के बीच फर्क बताया कि ऑथर वो लड़का था जिसने ड्रॉप आउट कर लिया। मिस्टर सोंग बस एक अजीब हकलाती हुई हंसी ही दे सके, लेकिन वाइस प्रिंसिपल बहाने बनाने के मूड में नहीं थे। उन पर उनके निजी झगड़े की वजह से जानबूझकर सच छुपाने का इल्जाम लगाया। सच कहूँ तो ये एक उलझा हुआ मामला था। उन्होंने मिस्टर सोंग को चीजें मुश्किल बनाने के लिए डांटा, पूछा कि वो शुरू से ही ऑथर की पहचान के बारे में ईमानदार क्यों नहीं हो सकते थे। अब स्कूल की रेपुटेशन दाव पर थी और वाइस प्रिंसिपल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने बड़ों को ये कैसे समझाएंगे। वो पहले ही शिक्षा विभाग को बता चुके थे कि रुकावट स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए थी और अफसरों के जल्द ही दूसरे स्कूल का दौरा करने वाले होने के कारण समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। हम यहाँ देखते हैं कि स्थानीय स्कूलों के बीच की दुश्मनी बहुत उलझी हुई होने वाली थी। स्कूल एक बड़े खिताब के लिए मुकाबला कर रहे थे और वे किसी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मिस्टर सोंग को या तो नोवेल मिटवाने या मार्कस को इसे पहले स्कूल में वापस लाने के लिए मनाने का हुक्म दिया। मिस्टर सोंग वहाँ मुंह फाड़े खड़े रह गए, पूरी तरह से घबराए हुए। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने उन्हें याद दिलाया कि उनके टीचर के प्रमाण पत्र की जांच इस साल होने वाली थी और अगर स्कूल मजाक बन गया तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने खबर फैलने से पहले एक जल्दी हल निकालने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरू से ही ऑथर को बाहर का इंसान बताना बेहतर होता। मिस्टर सोंग को अपने दांत पीसने और वादा करने के लिए छोड़कर कि वो स्कूल की नाक नहीं कटने देंगे। ये एक बहुत बड़ा काम था, ये देखते हुए कि मार्कस के साथ चीजें कैसे खत्म हुई थी।